माइक ऑन है। अब माइक। हाँ जी, नमस्ते। हम्म, चलिए सबसे पहले तो हमारे ट्वेल्थ के कितने स्टूडेंट्स हैं भाई अपने बीच में? 13th का कोई स्टूडेंट है क्या? हाँ भाई, 13th का कोई स्टूडेंट है हमारे बीच में? 13th ओके। 13th का कोई स्टूडेंट है? हम्म, ओके। अपना लास्ट पिछली बार का भी इसी के अंदर ही है या नहीं है लास्ट? ऊपर यहाँ पे ओके। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये हुआ था ना? अच्छा। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ भाई, पिछली बार हम लोगों ने कुछ रेंज के 25 के करीब क्वेश्चन कर लिए। 25 थे नहीं, 24 हुए ना? इसको करेक्ट है। ठीक है। ये भी सही है यार। ज्यादा दिमाग के अंदर भर गया होगा, 25 तो करना ही है। 24 है इसको, है। इसको थोड़ा सा सही कर लेना प्लीज। ठीक है। तो पहली चीज तो 24 ही हुए। ठीक है, लेकिन आई थिंक आप सभी स्टूडेंट्स लोग जो थोड़ा बहुत भी करते हैं ना, अगर अपनी शीट्स वगैरह लगाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता चलेगा कि अरे यार ये तो है ही। ठीक है। अच्छा, कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर और बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में रेंज के अंदर हमारा 25वां क्वेश्चन की अगर बात करें, वाई इज गुड में 4 10x इंटू कॉस एक्स, ये वो चीज़ें हैं, वैसे नहीं करवानी चाहिए क्योंकि ये सब हम ये मानते हैं, हमने आपको 11th में करवा दी है। 11th में जब ट्रिगो करवा रहे होते हैं ना, तब हम ये सारी बातें बता चुके होते हैं, है ना? तो ऐसा हो जाता है। तो कभी कभार अगर देखा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वहां से पता होना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं है। मेरे को पता है कि जब अपन ट्रिको पढ़ रहे होते हैं तो आखिरी तक आके दम तोड़ देते हैं। अब जब दम ही तोड़ दिया तो फिर कैसे याद रहेगा ना? हो जाता है। तो लेकिन फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ। जैसे ये अपने आप में साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखा है ना, ठीक है? तो यहाँ पे कॉस एक्स भी लिखा है, ये कॉस एक्स से कॉस एक्स काटोगे, लेकिन जब भी आप काटते हैं ना तो बाजू में बोल देते हैं कि कॉस एक्स जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो से जीरो नहीं कटना चाहिए। तो cos x अगर जीरो नहीं है, और cos x जीरो कब होता है? ऑड पाई बाय टू पे। cos x जीरो कब होता है? ऑड पाई बाय टू पे। ठीक है, तो हम मना करते हैं भाई, हमने x के नाम पे ऑड पाई बाय टू लेना बंद कर दिया है। अच्छा, अब देखो साहब, अगर हमने cos x के अंदर ऑड पाई बाय टू के, पहले मैं दर्शन करवा देता हूँ कि ऑड पाई बाय टू होता क्या है। ये cos x का ग्राफ है, राइट है? ये cos x का ग्राफ है। अब cos x के ग्राफ में ऑड पाई बाय टू कहाँ कहाँ है वो मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये पाई जीरो है, ये पाई बाय टू है, ठीक है ना? ये 3 पाई बाय 2 है, ये 5 पाई बाय 2 है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, ये पाई बाय 2 है, ये 3 पाई बाय 2 है, ठीक है ना? ये 5 पाई बाय 2 है, ये 7 पाई बाय 2 है। सेम उधर भी चलेगा ना, यहाँ पे हो जाएगा -पाई बाय 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये सब ऑड पाई बाय 2 चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमको लेना नहीं है वैल्यू को। अच्छा, अगर ये वैल्यू नहीं लेंगे ना तो देखो साहब, हमने एक तरह से साइन पाई बाय, क्योंकि हमने एक्स के नाम पे ये नहीं लिया ना, तो साइन पाई बाय 2 भी तो नहीं आएगा। अब साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1 होता है, वो भी नहीं आएगा। अब x के नाम पे अगर 3 पाई बाय 2 नहीं लिया तो साइन 3 पाई बाय 2 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो साइन पाई 3 पाई बाय 2 कितना होता है? -1 होता है, वो भी कट गया बेचारा। अच्छा, 5 पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू जो होती है ना, साइन की वैल्यू 5 पाई बाय 2 पे, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, तो वो भी कट गया। वैसे ही साइन 7 पाई बाय 2 करोगे ना तो साइन 7 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 होती है। तो जब आप x के नाम पे इनको रोकते हैं, ठीक है ना, अब रोकना तो बनता ही है। ठीक है, तो क्योंकि रोकना बनता है तो हमने x के नाम पे जब ऑड बाई टू को रोका तो 1 भी रुक गया, -1 भी रुक गया, 1 भी रुक गया, -1 भी रुक गया। तो एक तरह से जब आप अपनी तरह से बोल रहे होते हैं ना 4 sin x, क्योंकि आपका फंक्शन तो एक्चुअल में क्या बचा? फंक्शन तो 4 sin x बचा। तो 4 sin x सुनते ही हमारे को दिमाग में आता है कि रेंज तो -4 से 4 तक होगी। यही तो आता है ना दिमाग में। लेकिन सडनली पता चलता है 1 और -1 आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने cos x से cos x काटा है। 1 और -1 आ ही नहीं रहे, 1 और -1 आ ही नहीं रहे। समझ रहे हैं? 1 और -1 अगर आ ही नहीं रहे होंगे तो एक तरह से, है ना, 4 sin x से जो भी आंसर आएगा ना वो ये नहीं आकर के -4 से +4 ओपन हो जाएगा, क्योंकि 1 और -1 नहीं आए तो 4 और -4 भी नहीं आए। समझ रहे हैं? 4 और -4 भी नहीं आएंगे कितने, मतलब आप सोचो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? तो मेरे को लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि आप ये भी समझिए
कि साइन एक्स अब 1 और -1 ओपन के बीच में रहेगा, तो सेम वे हम कह सकते हैं 4 साइन एक्स जो रहेगा 4 और -4 के बीच रहेगा, तो इसलिए रेंज होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, एक चीज़। ठीक है ना। दूसरी चीज़, अच्छा दूसरा, मैं एक पुराना क्वेश्चन है हमारा वाइज गुड में, एक बच्चे ने बहुत अच्छी चीज़ याद दिलाई थी। ठीक है कि सर आप बोल तो सही गए लेकिन लिखा आपने गलत था, उसको भी करेक्ट कर देता हूँ। हम लोगों ने लिखा था 1/9 sin x -3। ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमें पता है इस केस में 9 sin x जो होगा वो कहाँ से कहाँ में होगा, वो -9 से +9 में होगा। तो जैसे आप 9 sin x -3 करोगे ना, तो ये अपने आप में 6 और ये अपने में -12 होगा। अब -12 से 6 तक जाते समय पे बीच में जीरो आता है, बीच में जीरो आता है। अगर बीच में कभी भी जीरो आएगा ना, तो फिर आप इसको 1 डायरेक्ट नहीं कर सकते, है ना। जैसे हम इसके अंदर अगर 1/9 sin x-3 की रेंज ढूंढ रहे हैं ना, अगर आप इसकी रेंज ढूंढ रहे हैं तो क्योंकि बीच में जीरो आ गया तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते, फिर आपके पास में क्या रास्ता है ना, फिर आपके पास में रास्ता ये बचेगा मेरे दोस्त, कि आपको आता है, लेकिन ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे सिखाया था मैंने आपको, पहले दिन सिखाया था। अब मैं बस मिला देता हूँ। मिलाना क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आप 1 करते हैं ना, तो आप एक तरह से 1/x का ग्राफ बना रहे होते हैं। अब 1/x का ग्राफ ऐसा होता है बेटा, 1/x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे। अच्छा, जिसमें आपने बुकिंग कहाँ से कहाँ तक की कराई है, -12 से 6 तक की, तो -12 यहाँ पड़ेगा और प्लस का 6 यहाँ पड़ेगा ना। तो -12 से 6 तक जाते समय पर आप नीचे से नीचे जाओगे और 1 में यहाँ ऊपर से ऊपर जाओगे, तो आपका ग्राफ एक्चुअल में कितना पड़ा, -12 पे आपकी वैल्यू -1/12 पड़ रही है और 6 पर आपकी वैल्यू 1/6 पड़ रही है। तो आप बोलोगे कि जो 1/9 sin x-3 का जो रेंज होगा वो एक्चुअल में माइनस से -1/12, -∞ से कहाँ तक जाएगा, -1/12। ठीक है ना। अब टच यूनियन फिर दूसरी तरफ कहाँ से चालू होगा, 1/6 से इन्फानेट तक, 1/6 से कहाँ तक, इन्फानेट तक, ये चलेगा। तो याद रखना इसकी रेंज ही होगी। मेरा तो ख्याल आपको समझ में आ गया होगा ये वाली बात, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना। नहीं, मैं थोड़ा सा हल्का सा बीमार हूँ, लेकिन आवाज़ एकदम बराबर है, क्योंकि बाहर वहाँ तक सुनाई दे रही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कम जाती है आवाज़, है ना। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, है ना। इसको करेक्ट कर लेना, है ना। क्वेश्चन करेक्शन लिख देता हूँ ना, कहीं लिखा होगा ना वहाँ पे लिख लेना, करेक्शन की बात चल रही है, करेक्शन से, है ना। रिमेंबर इट, बहुत काम का। ठीक है, प्रखर नमस्ते, है ना। नहीं 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 नहीं, मेरा मूड ऑफ नहीं है, तबीयत ही ठीक नहीं है ना। नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उससे उसका वॉइस से कोई लेना देना नहीं है, वॉइस एकदम बराबर है। मेरी साइड में वॉइस वो क्योंकि रेड बार छू रहा है उधर सामने, धड़ाधड़ रेड बार छूता है ना। चलिए, मूड तो अपने एकदम चकाचक रहता है, भले कितने बीमार पड़े हो, थोड़ा शरीर डल हो सकता है, मूड में क्या जाएगा। ठीक है, एनीवे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, है ना। दो क्वेश्चन, इसको तो करेक्शन कर लेना। इसमें बीच में जीरो आ रहा है ना, तो बीच में अब जैसे मान लो ये ऐसा ना होता, ठीक है, यहाँ तक कर लिया तो फिर आगे चलता हूँ, है ना। ठीक है, चले 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 आगे चले 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 चले। आपकी बहुत विषय अचानक से चालू हो जाएंगी, लेकिन अपने को क्वेश्चन करना है अगला। ठीक है, ये तो हो गया एक। अब सुनो अगला। अच्छा, जैसे किसी ने पूछा y इज इक्वल टू में sin√x, इसका रेंज बताओ। मान लो किसी ने कहा sin√x का रेंज बताओ। ठीक है ना। तो आपको क्या सोचना है, बस ये कि sin√x में √x जो है वो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू देगा। आपको पता है √x का ग्राफ ये वाला होता है, ठीक है ना। अब √x की वैल्यू सोचो आप, √x कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू देगा, नीचे से नीचे जीरो और टॉप से टॉप इन्फानेट, तो जीरो से इन्फानेट तक सारी वैल्यू तो दे रहा है। अब जीरो से इन्फानेट तक ये सारी वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये तो थीटा का रोल निभा रहा है ना। भाई √x किसका रोल निभा रहा है, थीटा का रोल ही तो निभा रहा है। अगर थीटा का रोल निभा रहा है तो आप सोचो, ठीक है, साइन में अगर थीटा अगर चल रहा है और आपका जीरो से लेकर के इन्फानेट तक की सारी वैल्यू दे रहे हैं, तो साइन ने कितनी वैल्यू दे दी, कहां से कहां तक की वैल्यू देगा, -1 से +1 तक की सारी वैल्यू तो दे रहा है, और क्या चाहिए आपको, -1 से +1 तक की तो सारी वैल्यू तो दे रहा है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, क्योंकि देखो हमको पता है ना √x दौड़ा, पहले √x दौड़ेगा जीरो से इन्फानेट, तो जैसे ही ये साइन के लगेगा ना, तो साइन के लगते ही ये पूछेगा ना भैया आपकी डीपी भेजो, तो ये अपनी डीपी भेजेगा कि मेरी डीपी, अब ये जीरो से इन्फानेट तक की सारी को डार्क कर देगा,
ये 0 से इन्फिनिटी तक के सारे वैल्यूज को क्या कर देगा ना, डार्क कर देगा, डार्क। अब जब डार्क करेगा तो डार्क किए हुए ग्राफ की उछाल कहां से कहां तक होगी, -1 से +1 तक होगी, और क्या होगी। आई थिंक ये वाली बात भी समझ में आ जाएगी आपको, है ना। अच्छा, आगे चल जाएं दौड़ जल्दी से दौड़ करके, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27। वाई इज इक्वल टू में किसी ने दे दिया 3 - 2 to the power x, और किसी ने कहा रेंज बताओ सर। 3 - 2 to the power x, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ना, हाँ मैं आ जाऊंगा बेटा, उस पर दोबारा आ जाऊंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो उस पर भी आऊंगा। जैसे इसमें सुनो, वाई इज इक्वल टू 3 - 2 to the power x, ठीक है ना। इसमें मैं किसकी रेंज जानता हूँ, है ना, मैं इसमें 2 to the power x की रेंज जानता हूँ। कैसे जानता हूँ सर 2 to the power x की रेंज, कि 2 to the power x का ग्राफ जो होता है वो, है ना, उल्टा ही जैसा होता है ना, ऐसा होता है ये ग्राफ, इसका इसका ग्राफ ऐसा होता है ना। ये वाई इक्वल टू में 2 to the power x का ग्राफ है। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिट। तो हम क्या बोलेंगे, ये कहाँ से कहाँ में है, 0 से इन्फिनिट के बीच में। लेकिन सर इसके आगे माइनस लिखा है, तो अपन भी माइनस लगाते हैं, तो माइनस लगाते ही 0 को तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस इन्फिनिट हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। अच्छा, आगे लिखा है 3 - 2 to the power x, तो 3 जोड़ते ही यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस इन्फिनिट, और 3 जोड़ते ही यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक निकली, इसलिए रेंज निकलेगी कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिट से लेकर के 3 तक। लो क्वेश्चन फिनिश, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अब देखिए दूसरे पे आ जाते हैं। 28, वाई इज इक्वल में किसी ने दिया 4 to the power x प्लस में 2 to the power x +1, मान लो किसी ने ही कह दिया, और फिर कहा रेंज बताओ, रेंज बताओ, रेंज बताओ। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते चलना, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं एक एक छोटे छोटे क्वेश्चंस जो अपने लिए संभव है ना, सबकी रेंज लगाता जा रहा हूँ। अब मान लो किसी ने ऐसे दे दिया, तो इसका तरीका क्या है, इसको कैसे करते हैं, 2 to the power x को t मान लो। 2 to the power x को t माना, तो जब y आया ना आपका, वो t² + t+1 जैसा हो गया। लेकिन लेकिन बाजू में आपको बताना पड़ेगा कि t किसको माना था, 2 to the power x को, और कौन से 2 to the power x को, जिसकी फोटो ऐसे आती है, जो कि रहता खुद 0 से इन्फिनिट में, जो कि कहां से कहां में रहता है, 0 से इन्फिनिट में रहता है। इस चीज को समझना, मैं जो सिखा रहा हूं आपको बहुत ध्यान से सुनना कि क्या कहा सर ने। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक की रेंज सोचनी पड़ेगी, है ना। तो क्वाड्रेटिक की रेंज बनाने से ज्यादा अच्छा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाओ। अब मैं बनाता हूं इसका ग्राफ, है ना भाई। वैसे तो मैंने सिखा रखा है, लेकिन फिर भी ऐसा आप, क्योंकि आपकी एज में होता है, भूल जाते हो आप लोग अक्सर। ठीक है, मैं दोबारा बना देता हूँ। पहला काम, डिफरेंशिएशन करा dy/dt, तो कितना आ गया 2t+1। जीरो करा, t की वैल्यू कितनी आ गई, -½ आ गई। फिर इसको उठा करके, इस t की वैल्यू को उठा करके y में रख दिया, तो -½ का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में कितना, माइनस का हाफ, प्लस का 1 करते ही अपने आप में आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमको पता चल गया इसको देख करके कि इसका वर्टेक्स -1/2, 3/4 होगा। तो -1/2 यहाँ मिलेगा बेटा, और 3/4 ऊपर जाके कहीं मिलेगा। ठीक है, तो -1/2 से 3/4 इस जगह मिला मुझे। अब जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, इस प्रकार से, क्योंकि ये अपसाइड पैराबोला है। अब जैसे ग्राफ बन गया ना, तो सुनना, जैसे ही ग्राफ बना, तो ग्राफ बनते ही क्या कहानी होगी, सुनो आप, बड़ी मस्त सी बात बता रहा हूँ। लेकिन ये ग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने आगे बता रखा है कि हम खिड़की में क्या बता रखा है, टी सिर्फ उतना ही लेंगे जो 0 से इन्फिनिट है। तो 0 कहाँ है, 0 इस लाइन का नाम होता है, ठीक है ना। ये अगर 0 है तो इसका मतलब 0 छोड़ करके टायर पहनाते हुए सीधा यहां से यहां तक की वैल्यू लेंगे हम। हाँ, अब अगर भाई देव आपको ये बात समझ में आ रही है ना, तो हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू की बात करो। अब ये वैल्यू कैसे लाओगे सर, टी की वैल्यू 0 डालो, टी की वैल्यू 0 डालते वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ जाएगी। टी की वैल्यू 0, आप हो सकता है भूल जाओ, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 + 1 माने 1 आ गया। अब आप सोचो 1 से कहां तक जा रही है, इन्फिनिट तक। 1 से कहां तक जा रही है, इन्फिनिट तक। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई, 1 से कहां तक जा रही है, इन्फिनिट तक। अगर ये 1 से इन्फिनिट तक जा रहा है, तो इसलिए हम रेंज बोलेंगे, रेंज है 1 to इन्फिनिट, 1 to इन्फिनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन 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 इसका एक सेकंड मेथड भी है, वो भी सुनो आप। हाँ, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि y इज इक्वल, अगर कल को 4 to the power x प्लस 2 to the power x +1 लिखा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। और आप क्या कर रहे हो, उसमें एक जोड़ रहे हो, तो 0 0 + 1 माने पूरी कहानी इज ग्रेटर देन 1, इसलिए रेंज आ जाएगी 1 to इन्फिनिट। तो छोटा तरीका भी है, सीधा भी आप सोच सकते हैं, है ना भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई।
अब आप फटाफट से आगे बढ़ो, पहले आप धीरे 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 चीजों को लिखते चलना, लिखते चलना, लिखते चलना, ऐड करते चलना, मुझे मौका देते चलना बहुत सारी चीजों को सिखाने का। मैं आपको जो लेवल पे चीजें सिखा रहा हूँ ना, उस लेवल पे जा करके आप में से कईयों की चीजें रीअरेंज हो जाएंगी कि यार ये लेवल अलग है। अभी धीरे धीरे पहले बनने दो, बिल्डिंग बनेगी तब धीरे समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले अपन रीअरेंज कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। हम्म। हाँ भाई चले, यहाँ तक हो गया। टी स्क्वायर कितने से 4x स्क्वायर हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अभी पहले आप यहाँ तक लिख लिया, गया आपने लिख लिया तो मेरे को बोर्ड से फ्री करो कि हाँ सर ये फ्री हो गए। फिर मैं अगला पदम, अगला जो भी मेरा कदम होगा ना वो मैं आगे रखूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है ना। फिलहाल पहले मेरे को फ्री करते जाओ। डन, ओके। देख बेटा, अब मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, आप अभी बहुत बेसिक चीज़ सीखे हो। आप पहले से यूं मत समझो कि मैंने सीख लिया सीख लिया। ठीक है, 29। अब यही क्वेश्चन में कल को मुझे दे रखा होता साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1। ठीक है ना, मान लो ऐसा दिया होता तो मैं क्या करता, मैं साइन एक्स को क्या मानता, टी मानता। तो y की वैल्यू कैसी दिखती बेटा मुझको, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 ये दिखती ना। लेकिन साथ में मैं बाजू में खिड़की में बोलता कि मैंने साइन एक्स को टी माना है, लेकिन साइन एक्स कौन सा, जो रहता -1 से 1 में। अब जैसे ही मुझे ये पता चलेगा, मैं टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का ग्राफ फिर से वैसा का वैसा ही बनेगा। ये जगह का नाम -1/2 होगा, ये जगह का नाम 3/4 होगा। लेकिन मुझे इस बार इजाजत मिली है खिड़की से कि मैं -1 से 1 तक का ग्राफ पकड़ूं। अब मुझे पता है 1 यहाँ मिलता है, 1 इस जगह मिलता है ना भाई, 1 इस जगह मिलेगा, ये जगह का नाम 1 है, और -1 इस जगह मिलेगा। सही भाई। तो -1 से +1 तक का सारा ग्राफ मैं अपने नाम बुक करा लूंगा, और ये जो ग्राफ है ना इसकी उछाल देखूंगा मैं। अब मुझे पता है नीचे से नीचे 3/4 टच कर रहा है, नीचे से नीचे 3/4 टच कर रहा है। टॉप से टॉप कितना नीचे से नीचे दिख रहा है, 3/4 टच कर रहा है। टॉप से टॉप 1 पे दिख रहा है। अगर 1 पे दिख रहा है तो मैं टी की जगह 1 डालूंगा, तो 1 डालते वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माने कितना आ जाएगा, 3। इसलिए रेंज में बोलूंगा, इसकी रेंज मेरे लिए दुनिया में कितनी हो गई, 3/4, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर 3 ऐसे। मेरी बात सुनी आपने, नीचे से नीचे 3/4 को टच कर रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा, इससे नीचे नहीं जा रहा। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़े जल्दी से। देखो हम, अगर आप दूसरी जगह पे पता करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 29 क्वेश्चंस तो दूर की बात, दूर की बात है, दूर की बात। ठीक है, मैंने कहा ना ये वन टाइम होता है लाइफ में कि आपने एक बार देख लिया सब कुछ। अब मैं आपके सामने थोड़ा फटाफट से निकलता हूँ, ये आप बताते हुए कि हो सकता है शायद आपने सुना नहीं हो, इसलिए बता देता हूँ। ठीक है, आपको आने वाले टाइम में इस क्वेश्चन को फेस करना है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को फेस करना है। और यहाँ पे आपको बस ये पता होना चाहिए कि साइन वर्स एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 में रहती है। तो कभी आने वाले टाइम में आप ये सुनेंगे, ठीक है, कि इसकी रेंज कैसे निकालते हैं। ओके, नहीं यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगेगा, वहीं शॉर्टकट लगा था बस, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 था, तो इसलिए बच गए थे, है ना। अच्छा, अब एक और चीज़ जो हम ये मानते हैं कि आपने 11th में पढ़ी है, लेकिन 11th में पढ़ी है, अब मैं ये मानता ही नहीं 11th भी ढंग से पढ़ी है, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। 2x - 3 अपॉन में 4x 3x + 4, मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 3x + 4। ठीक है, फिर कहा फाइंड रेंज। अब किसी ने कहा फाइंड रेंज, तो हम कहते हैं कि हमें अपने y के नाम पे लीनियर अपॉन लीनियर दिया है। क्या दिया है, लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन दिया है। अब कैसे करोगे सर, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2xy प्लस में 4y इज इक्वल टू 2x - 3। एक सेकंड भी वेस्ट मत करो। फिर 2xy, 2xy माइनस 2x को तो उधर कर दो, -3 - 4y इधर ले आओ। फिर आप x कॉमन ले लो, ठीक है ना, 2x कॉमन ले लो आप, तो 2x कॉमन ले लिया तो y -1, और यहाँ से देखोगे तो -3 माइनस का 4y। इसका मतलब आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस में 4y अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में 1 - y। सही है भाई, ऐसा। और 2 नीचे ले लो, आपके x की वैल्यू आ गई। ठीक है ना भाई, जैसे ही आपके पास में x की वैल्यू आ जाए, इसको समझने का प्रयास करना, बड़े ध्यान से सुनना भाई। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक आने के बाद में बस आपको क्या करना है, इसका डोमेन बताना है। जैसे ही एक्स वाई की टर्म में आ जाए, जैसे ही एक्स वाई की टर्म में आ जाए, इसका डोमेन सोचो बस, डोमेन डोमेन। अब आप सोचो, बताओ ये किससे डरेगा,
बस ये सोचो ये किससे डरेगा, ये 1 - y के जीरो होने से डरेगा। ये चाहेगा बस नीचे वाला जीरो ना हो, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या ना हो, 1 ना हो। सही बात है ना, तो y की वैल्यू 1 ना हो, है ना? ये देख लेना भाई अपनी तरफ से कहीं कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, मेरे को लगता है शायद हमने कुछ चमत्कार किया है। 3x, देखो अब गलती कर दी ना, तोड़ गलतियां करी है, पहले मौके से गलती करी है, मैं बताता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक, हाइपर लेवल की कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। वेरी सॉरी फॉर दैट, अपन ने टाइम वेस्ट कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 3xy बनता था, प्लस का 4y इस गुड में कितना, 2x - 3। ठीक है, अब यहाँ से 3xy माइनस का 2x इस गुड में कितना, -3 माइनस का 4y। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3y माइनस का 2 इस गुड में -3 इस गुड में कितना बेटा, -3 माइनस का 4y, ऐसा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4y प्लस का 3 अपॉन में 2 - 3y, यही तो होगा। अब वापस से समझेगा, इसका डोमेन देखना है, इसका डोमेन। अगर आप इसका डोमेन सोचेंगे ना बेटा तो हो गया। फिर इसका डोमेन में आप क्या चाहोगे कि 2 - 3y क्या ना हो, जीरो ना हो। इसका मतलब y की वैल्यू क्या ना हो, 2/3 ना हो। बस y माने रेंज। इसका मतलब ये कि रेंज के नाम पे सब चलेगा, -∞ से +∞ तक 2/3 को हटा करके, दैट्स इट। ठीक है ना? हाँ विनीत, मैं समझ गया था कि गड़बड़ मेरे से हो गई थी, तुरंत ही रियलाइज हो गया था। क्योंकि मैं पता है कैसे रियलाइज कर गया था, मेरे रियलाइज करने का तरीका बड़ा गजब था। मेरे रियलाइज करने का तरीका ये था कि जो एक्स का कोफिशिएंट है ना वही आंसर होता है। अब एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2/3, तो r - 2/3 आंसर होना था। वो मेरे को तुरंत रियलाइज कर गया, मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ करके आया ऊपर कैलकुलेशन में पक्का। ठीक है ना? तो अब ये भी समझेगा, ये क्या चीज़ है वो सिखाता हूँ, देखो है ना। ये ऐसा है, इसको भी आप बांध लो। ठीक है ना? अगर कभी भी y के नाम पे आपको ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस डी दे रखा हो ना, ठीक है, तो याद रखना रेंज जो होती है ना वो हमेशा y इज इक्वल टू r - a/c होती है ना। और जो डोमेन होता है ना वो x बिलोंग्स टू, बस x की वैल्यू सोच लो, x की वैल्यू नीचे वाले से x की वैल्यू सोचो, -d/c आएगी। x की वैल्यू नीचे वाले से क्या आएगी, माइनस का d/c। तो आप लिखोगे r - d/c, माइनस का, बस। ये डोमेन और रेंज होता है। श्यामानंद कह रहे हैं पूर्णतया समझ में आ गया सर, r माइनस का d/c, बस। ठीक है ना? बस ये सोच लो इसको जीरो रखना है, इसको जीरो रखना है, इसके जीरो रखते चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। हाँ ये, अब आप सिंगेज विंगेज किसी से भिड़ जाओ, सिंगेज में किसी से भिड़ जाओ, किसी से कहीं से कहीं चल लो, मैं कह रहा हूं ना भाई चैप्टर करना है दबा के करो। सिर्फ 4 या 5 दिन के अंतर पे खेल करके सब निपटाने से ज्यादा अच्छा है खेलो खींच के। ठीक है ना? हाँ भाई देखिए, एक्चुअल में क्या होता है ना, सिर्फ खेल पता है किस बात का है, खेल सिर्फ इस बात का है कि आपको समझ में कितनी देर से आती है। अगर आपको समझ में थोड़ा धीरे आती है तो दुनिया आपको कहती है आप थोड़ा एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे हैं। लेकिन कम आती है ये नहीं होता, पूरी समझ में तो पूरी आती है, बस समय ज्यादा लेते हैं हम। समझ में तो गजब ही आती है, गजब इतनी आती है कि शायद जो अच्छे स्टूडेंट है उसको भी नहीं आती होगी। समझ में लेट आती है हमारे। तो मेरा नंद गले पकड़ में आ गया। ठीक है ना? अगले पास जाते हैं, नेक्स्ट, है ना। ये तो हो गया इतना। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब ये भी समझेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वाई इज गुड में दे रखा है x² - 5x + 4 अपॉन में नीचे दे रखा है x² + 2x - 3। ठीक है ना? क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड रेंज, फाइंड रेंज। ठीक है। अब समझिएगा, ये दो तरह के हो सकते हैं बेसिकली, है ना। सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले क्या करो, फैक्टराइज करो, है ना। अगर बाय द वे आप फैक्टराइज करेंगे ना तो फैक्टराइज को देखो जरा, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। क्या ये फैक्टराइज होंगे तो आपको पता चलेगा हाँ सर ये ऊपर x - 1 x - 4 बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है सर x - 3 x + 3 x - 1 बन रहा है। राइट है। अच्छा अब देखो हमारे को पता है इसका डोमेन क्या है। अगर आप इसका डोमेन निकालेंगे तो डोमेन निकलेगा भाई नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, और क्या। तो डोमेन के नाम पे आप क्या क्या हटाओगे, इस ब्रैकेट से आएगा -3 वो हटा लो, इस ब्रैकेट से आएगा 1 वो हटा लो। तो इसका मतलब इसके डोमेन में 1 और -3 तो है ही नहीं।
बात समझ में आया आपको? ये ध्यान से देखा आपने? आप अगर देखोगे तो इसके डोमेन में एक वन नहीं आएगा और एक -3 नहीं आएगा। क्योंकि वन नहीं आएगा, क्योंकि वन नहीं आएगा, क्योंकि वन नहीं आएगा, तो ये जीरो नहीं होगा। भाई आप सोचो ना, जीरो नहीं होगा। अच्छा जीरो नहीं होगा तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, डोमेन में एक्स इज इक्वल टू वन नहीं है, नहीं है। डोमेन में एक्स इज इक्वल टू वन नहीं है, इसीलिए x-1 कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया है। ठीक है ना? क्योंकि अगर वन होता तो ये जीरो बन सकता था। डोमेन में अगर वन नहीं होता, मान लो डोमेन में वन नहीं हटाया होता, तो ये जीरो बनता कहीं ना कहीं, फिर जीरो से जीरो नहीं कटता। ठीक है ना? अभी कर सकते हैं क्योंकि डोमेन में वन है ही नहीं। अब डोमेन में वन ही नहीं है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू वन नहीं है। अब एक्स की वैल्यू वन नहीं है तो x-1 जीरो नहीं है। तो मैं जीरो नहीं है तो जीरो नहीं है, तो जीरो के सिवा कोई भी नंबर हो तो कट जाता है। ऐसे समझो, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया एक तो। अच्छा चलो चलो, कट गया सर, मान लेते हैं। कटने के बाद क्या होगा? कटने के बाद तो अपने को पता है ना, एक तो ये बच गया x-4/x+3। तो अगर देखा जाए लीनियर अपॉन लीनियर बन गया, तो मैं इसकी रेंज क्या बोलूंगा? r माइनस इसका कोफिशिएंट वन, इसका कोफिशिएंट 1/1। 1/1 माने वन। लेकिन क्योंकि वन तो हटेगा, इसकी शक्ल देखते पता चलता है कि अगर देखा जाए ये तो वन तो हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे ना तो 1/1, अभी पीछे फंडा सीखा था ना उससे। लेकिन क्योंकि आपका वन भी, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने -3 भी नहीं आ रहा ना, तो आप क्या करोगे, है ना, जब कट रहा होता है ना तो हम क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं -3 पे इस फंक्शन की। किसकी? x-4/x+3 की। राइट है भाई, ध्यान से समझना इसकी लिमिटिंग वैल्यू। एक्स इज इक्वल टू, किस पे लिए हमने वैल्यू? वन पर, सॉरी, इसमें एक्स की वैल्यू वन पर लेंगे, है ना? ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वन पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू, वन पे है ना, क्योंकि लिमिट में दे रखा है एक्स टेंस टू वन। एक्स टेंस टू वन पे x-4/x+3 की लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो अपने पास में आ जाएगा माइनस, सॉरी, इस पे आ जाएगा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1-4 अपॉन में 1+3। कितना आ गया? -3/4। इसका मतलब हमारे आंसर में से -3/4 भी हटेगा। ठीक है ना? यहाँ तक की बात बहुत, ये बहुत क्लासिक थॉट है, ये बहुत क्लासिक थॉट है कि जब भी कटता है तो रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? जब भी कटेगा तो रेंज कैसे निकलेगा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना? देखो अब सुना, देखो सुनो। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार लाइन पे कि सर आपने लिमिट क्यों लगाई। ठीक है, मैं उसका जवाब देता हूँ। पहले आप यहाँ तक लिख लो, फ्री हो जाओगे ना तो फिर मैं जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, आप पहले फ्री हो जाओ। हम्म, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। आपने लिख लिया ना, फिर फ्री होते ही फिर अपन सोचते ना, मैं आपको बताऊंगा ना लॉजिक क्या है। ठीक है, डन। ठीक है, अब आना चालू हो ना कि डन हो गया, मतलब डन हो गया, तो फिर मैं उसके बाद बताऊं फिर आपको, ताकि आप जैसे आप लिख करके फ्री हो जाओगे तो आपका सुनने की भी तो पेशेंस आएगा ना, क्यों हुआ। अगर आप क्यों आगे चक्कर में नहीं लिखोगे तो दो तरफ से जाओगे आप। ठीक है, हाँ भाई देखो अब सुनो, लिख लिया, अब सुनो देखो। अब हुआ क्या था, आपने क्या किया, x-1 को गायब कर दिया था ना गायब। यहाँ से इसको हटा दिया था ना, बेसिक फंक्शन से ये हटा दिया था। इसका मतलब ये कि बेसिक फंक्शन में आप वन नहीं रख सकते थे। भाई वन रखते तो ये 0/0 हो जाता ना, आप यहीं रख दो ना फंक्शन में वन। तो इसका मतलब ये कि जो बचा हुआ फंक्शन है उसमें भी तो वन रखोगे। भाई आप सोचो, जब आपका ग्राफ की बात चलेगी ना बेटा, तो देखो आपने क्या किया, आपकी रेंज आपके डोमेन में, ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसको डोमेन में आप कह रहे हो कि एक तो -3 पे खाली जगह जाएगी और एक वन पे खाली जगह जाएगी। -3 और वन पे खाली जगह जाएगी। अब आपके क्योंकि कहानी में, है ना भाई, अब आपकी कहानी में, एक मिनट होल्ड करना।
हाँ भाई, अब बात एक्चुअली क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। अब सुनो मेरी बात को सुनो। कहानी क्या है, कहानी क्या है, कहानी ये है कि जब आप ग्राफ के अंदर से डोमेन का वन हटा रहे हो ना, तो जो आपका फंक्शन बन रहा है उस पर वन पे आने वाला आंसर भी तो गायब हो गया। आपने तो ये काट दिया ना, तो काटते ही आपने वन का तो लफड़ा ही खत्म कर दिया। तो वन पे आने वाला आंसर कहाँ है? तो ये जो आंसर आ रहा है, तो ये -3 पे आने वाला आंसर तो दिख गया। ये जो वन आया ना, ये तो ये इस -3 पे आने वाला आंसर है। -3 जो है वो तो इस पे आने वाला आंसर है, वो तो आपको दे गया। लेकिन -3 पे जो रेंज आ रही है वो तो अब मिल गई, लेकिन वन पे आने वाला आंसर गुल हो गया, वो आपको हटाना पड़ेगा। वो भी तो हटाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? ये बहुत क्लासिक चीज है, ये बहुत क्लासिक थॉट है, ये बहुत जबरदस्त थॉट है। आपका वन पे आने वाला आंसर भी तो गायब हो गया, वो भी तो आप वापस रखोगे। क्योंकि आपकी कहानी में से x-1 हट गया, तो एक तरह से फंक्शन ही आधा अधूरा है। तो जो बाकी बाकी बचे फंक्शन है उस पर भी तो वैल्यू डालोगे। ठीक है ना? हाँ अच्छा, अब देखो, क्योंकि हमारे फंक्शन में कुछ इशू हुआ ही नहीं, -3 के कारण कोई इशू ही नहीं था। -3 के कारण ये, अगर -3 के कारण अगर x+3 जो था वो x+3 से हटता, तो मैं -3 की वैल्यू डाल करके उस पर आने वाला जो आंसर है उसको भी हटाता। लेकिन कहानी में तो वो था ही नहीं ना। आई थिंक ऋषि ऋषि कह रहे हैं समझ में आ गया। ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत आया होगा, थोड़ा बहुत, मैं नहीं मानता कि पूरी तरह से आया होगा, लेकिन आ गया होगा थोड़ा बहुत, है ना? थोड़ा बहुत आ गया होगा, है ना? अच्छा। हम्म, अभी और आगे चलते हैं। मैं, आप ये चिंता मत करो, ये तो मेरे पे छोड़ दो, आप ये सब तो आएगा ही आएगा, आप इसमें तो हिल ही नहीं पाओगे। ठीक है। हाँ भाई, जरा देखिएगा, जैसे किसी ने कहा फॉर्म ग्राफ ऑफ y = x-4/x+3, x-4/x+3, इसका ग्राफ बताओ सर क्या होगा? ठीक है। हाँ, भले नहीं आया हो कोई तकलीफ नहीं, देखो जरा, क्या आप x-4/x-3 देख रहे हो? इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए, पहली बात तो मैंने इसे ये लिखा कि मेरे को दिख रहा है ये x+3 -7/x+3। आराम से सोचो ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इतने हिस्से में x+3 का भाग लगा दिया, तो भाग लगाते ही 1 - 7/x+3 हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब मुझे पता है मैं शुरुआत कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा y में 1/x+3 का। ठीक है, जिसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, x-3 पर y-1/x ऐसा ग्राफ बनेगा। तो मैं x-3 सर्च करता हूँ सबसे पहले आपके लिए। तो x-3 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तो मैं x-3 पे लाइन खींची और 1/x का ग्राफ बना दिया। और 1/x का ग्राफ बेटा ये वाला होता है, उम्मीद है आपको याद होगा। ये आपका ग्राफ बन गया, किसका? 1/x-3 का। अच्छा, मान लीजिए सर ये तो 7/, है, तो 7/ करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये थोड़ा सा अप हो जाएगा, बाकी रहेगा ऐसे ही। तो 7/x-3 का ग्राफ बन गया। तो पहला काम तो ये करा। लेकिन सर इसके आगे तो माइनस है, तो हाँ, अब बात करते हैं, बात नंबर 2 पे आते हैं। अब आप कह रहे हो y में क्या है? y में -7/x+3 का ग्राफ बनाओ। अगर y में -7 कर दिया ना, तो माइनस करते ही क्या होता है, माइनस करते ही जो बना हुआ ग्राफ है ना उसकी इमेज आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये जो जगह है ना, इस पहले बता देता हूँ, ये x की वैल्यू -3 है, ये वाली लाइन। ठीक है ना? अब जब आप इसकी इमेज बनाओगे ना, तो ये जो ग्राफ है इसकी इमेज नीचे बनेगी। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, और इसकी इमेज ऊपर बनेगी ऐसे कुछ। अब ये वाली लाइन का नाम क्या है? x-3 है। ठीक है, x-3 की लाइन, मैं बस सिर्फ येलो वाला ग्राफ लेकर के और इनकी इमेज बना गया, तो मेरे पास में -6 का बन गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसने कहा नहीं नहीं नहीं, और आगे सुनिए। इसने कहा y में -7/x+3 और इसके आगे +1 भी करो। तो +1 करते ही क्या होगा, ये वाली जो लाइन है अभी तक y = 0 है, माने x एक्सिस है, अब x एक्सिस की जगह अप हो जाएगी। तो एक्चुअल जब ग्राफ बन के आएगा, तो एक्चुअल ग्राफ ऐसा कुछ होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माने y = 0, इस पर एक लाइन यहां बनाओगे, इसका नाम होगा y = 1, इसको एक ऊपर करोगे। दूसरी बात, एक और लाइन यहां पे बनेगी जिसका नाम होगा x -3। ठीक है ना? अच्छा, अब आप अपने वाला जो ग्राफ होगा ना, जो आपका ग्राफ होगा पिछला, ठीक है ना, इस ग्राफ को एज इट इज ऊपर कर रहे हो। ऊपर करने का मतलब जैसा ग्राफ है वैसा बना के दिखा रहा हूं, ठीक है? बड़े ध्यान से समझ लेना इस बात को। तो जो ग्राफ बनेगा ना, वही ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनाओगे आप, ये वाला ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है ना? थोड़ा सा इसको भी, ऊपर वाले को भी ढला लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा थोड़ा अच्छा लगेगा, ये कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा ग्राफ, है ना? ये भी मेरे को ऐसा वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ भी ऐसे ही बनाना चाहिए आपके लिए।
ठीक है, ये वाला ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा, ऐसा। ठीक है, अब इसमें क्या इशू है, जब आप अपना ग्राफ बना रहे थे ना, तो आपका ग्राफ था x-1 इंटू में x-4 अपॉन में x+3 इंटू x-1। तो जब आपने x=1 को हटा लिया तो x=1 कहाँ है बेटा, वो सोचो। ये x=0, ये रहा, ये x=0, तो x=1 पर 1 यहाँ होगा, 1 पर आने वाली जगह पे भी होल आएगा। देखो -3 पे तो होल आया ही नहीं, -3 पे तो ग्राफ ही नहीं है। -3 पे -3 के इधर और -3 के उधर ग्राफ है, लेकिन -3 पे ग्राफ ही नहीं है। तो आपने एक तरह से देखा जाए तो देखो x=-3 पर भी ग्राफ नहीं है। ध्यान से देखो, -3 पे ग्राफ ही कहाँ है, -3 वाली लाइन के, या तो इधर है या उधर है। लेकिन 1 पर जो ग्राफ है वो वैल्यू कितने पे आ रहा है, वो वैल्यू कितने पे आ रहा था, तो हमने कितना निकाला था, 1 पे वैल्यू कितनी आई थी, 1 पे वैल्यू आ रही थी कितनी, -3/4। ठीक है, तो ये -3/4, माने ये ग्राफ एक्चुअल में ऐसा नहीं बनेगा, ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये हल्का सा नीचे बनेगा, तो -3/4 बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो मैं इसका और परफेक्ट ग्राफ बनाता हूं, देखो इसका एकदम परफेक्ट ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, पहली बात ये x=-3, ये बनेगा y=1। अच्छा, और ग्राफ जो बना वो कुछ हद तक ऐसा बनेगा, देखो मैं इसका एकदम करेक्ट ग्राफ बनाता हूं। अब इसका ग्राफ ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बनेगा। अब आपका x=1 पर, जो x=1 होगा ना, उस पर आपका यहाँ पे होल बनेगा। ठीक है, x=1 पे इस जगह पर आपका होल बनेगा, होल। क्यों, क्योंकि ग्राफ फंक्शन में डोमेन ही नहीं लेगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -3/4, यहां पर होल आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ना, यहां पर होल आएगा -1,3/4 पर, ऐसा। ठीक है, यहां पर होल आया, होल इस जगह पर। अब आप इस लेवल तो को तो समझिए। ठीक है, वैसे तो हालांकि ये मेरे टाइटल का सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, अगर ढंग से देखा जाए तो ये तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रेंज है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके सामने आ गया है, मुझे बताना चाहिए। ठीक है, तो एक बार बस मैंने किसी तरह से आपके सामने इसका जुगाड़ करके रख दिया है ताकि आपसे क्वेश्चन बन जाए। हाँ भाई, चलें आगे। ये जो पॉइंट है, अब ओरिजिन से शिफ्ट होकर के कहाँ पे आ गया, ओरिजिन से शिफ्ट होकर के -3,1 हो गया है। ओरिजिनली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस ग्राफ के लिए ये वाली बन गई है एक तरह से, ये वाली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गई है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गई है। अब ये इधर सरका और ऊंचा हो गया ग्राफ इस तरह से। ठीक है ना, आप -3 लोगे ना, तो -3 पे आप रख के देख लो, भले -3 पे ये दोनों कट जाते हैं, -3 रखो, इन्फिनिट जा रहा है। ठीक है, अब -3 से जरा सा कम रखोगे तो इन्फिनिट जा रहा है, -3 से थोड़ा बड़ा होगा तो देखना माइनस इन्फिनिट जाएगा। इसके लिए अगर आप में से कोई प्रबुद्ध बच्चा है ना, तो यूं समझना बेटा, मैं आपके सामने 2 लाइनें लिखता हूँ, -3 -h, ठीक है ना, -4 अपॉन में -3 -h +3। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई अगर प्रबुद्ध बच्चा है तो ही दिमाग लगाना। ठीक है, वरना मत लगाना, वरना तो और उड़ जाएंगे हाथ आपके। ठीक है, अब -3 से, ये तो -3 से कम वैल्यू लिया है, अब मैं -3 +h -4 अपॉन में -3 +h -3 प्लस का 3 रख रहा हूँ। किस जगह रखा, इस फंक्शन में रखा, इस x-4/x+3 में। तो जैसे ही आप इसको देखोगे तो यहाँ देखिएगा -7 -h बटा, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे आएगा माइनस का h। ठीक है, देखो तो आप जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो कितना दिखेगा बेटा, 7 + h/h दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, ये दोनों कटेंगे तो कितना रह जाएगा, है ना, -7 + h/h, ये रहेगा ना। अब जरा आप एक काम करो, h की जगह 0 डालो, h की जगह 0 डालते ही आपको पता चलेगा, h की जगह 0 डालते ही 7 + 0 7, 7 + 0 7, 7/0 इन्फिनिट आ जाएगा। अब जरा इस जगह पर h की जगह 0 डालो, तो h की जगह 0 डालते ही आपको पता चलेगा -7 + 0 -7/0 इज माइनस इन्फिनिट, -7/0 -7/0 इज माइनस इन्फिनिट। इसका मतलब आप जैसे ही -3 से बढ़े, -3 से आगे बढ़े, बढ़ते ही क्या होगा, माइनस का इन्फिनिट आएगा। तो देखो ये पॉइंट आपका -3 है, जैसे ही आप इससे जैसे आगे बढ़े आप माइनस इन्फिनिट पे गिर गए।
और -3 से थोड़ा सा भी कम हुए तो आप कहाँ पहुंच गए, प्लस के इन्फिनिट पे। देखो -3 से थोड़ा भी पीछे गए, पीछे मतलब -h पीछे गए, हल्का सा भी पीछे गए तो मैं प्लस का इन्फिनिट आ जाएगा, ऐसा। सही है, ऐसा। अब मुझे नहीं पता आप इतना कितना समझ सकते हैं। अगर आप इस लेवल की चीजें समझ रहे हो तो फिर तो आप तो मतलब महामानव में चले जाओगे, ठीक है ना। हाँ, महामानव की उसमें चले जाओगे। तो आपको पता, देखो हमने -3 भी हटाया है, हमने -3 भी हटाया है, तो हमको 1 भी हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे ग्राफ में, हमारे फंक्शन में -3 भी हटाना है, डोमेन में -3 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। तो हमने -3 तो यहाँ हटा दिया, आपके सामने ग्राफ के टुकड़े कर दिए। लेकिन 1 पर भी तो ग्राफ के टुकड़े होंगे ना, 1 से पहले का ग्राफ, 1 के बाद का होगा। 1 पे ग्राफ के टुकड़े कैसे होंगे? होल बना दो बस आप, बस एक होल से आएगा, एक होल से बात डिफाइंड होगी, ठीक है। ओके, आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ जानी चाहिए, इसको 10 बार देख लेना, ठीक है। आम इंसान से ऊपर चला गया मैं, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। चलो साहब आगे बढ़े, यहाँ तक की बात। अच्छा देखो, अब इतना मैंने आपका हिसाब कर दिया, तो आगे सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है बेटा। अगला सुनो, मस्त बात है, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन में आते हैं हमारा। अरे यार तुम लोग तो पता है बहुत ज़्यादा समय ले लिया, इतना समय ही नहीं है अपने पास में, समय कहाँ था इतना, ठीक है। क्या चल रहा था क्वेश्चन? 29, ये 30, फिर कितना आ गया? 30 के बाद 31, 31 ही चले जा रहा है, नहीं 31, 32, फिर 32 के बाद आ जाओ अगले पे, ये तो ग्राफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, वाई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, फाइंड रेंज, ठीक है बेटा। इसकी रेंज पता करनी है, इसकी रेंज पता करनी है, ठीक है। अगर मुझे इसकी रेंज पता करनी है तो करना क्या है, इसकी रेंज अगर मुझे पता करनी है तो पहली बात तो फैक्टराइज किया, फैक्टराइज ट्राई किया, लिख लेना ये बातें, ये लिखने ही तो नोट्स कहलाता है। फैक्टराइज ट्राई किया, नहीं हुआ, ठीक है भाई। फैक्टराइज ट्राई किया, नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, फिर कुछ नहीं, फिर तो कुछ नहीं, फिर देन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सबको एक तरफ ले चलो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन वाई माइनस वन प्लस में एक्स कॉमन वाई प्लस वन प्लस में वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। सबको एक तरफ लेके लेफ्ट हैंड साइड ले जाके कॉमन शॉमन ले लिया, ठीक है। नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अभी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसा है, ठीक है ना। नाउ इट इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो मुझे पता है ये जिंदा रहना चाहता है, तो जिंदा रहना चाहता, अगर जिंदा रहना चाहता है, चाहता है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करे, फिर क्या करो, डी ग्रेटर देन जीरो। आपको पता होना चाहिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब रियल रूट्स होंगे तभी तो जिंदा रहेगा। रियल मतलब क्या, रियल लाइफ, ठीक है ना। अब देखो साहब, अगर भाई आपने डी ग्रेटर देन जीरो करा तो आपको पता होना चाहिए बी स्क्वायर करते यहाँ हो जाएगा वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स में ब्रैकेट में कितना वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही करोगे, ठीक है ना। अगर आप इसे और ढंग से करते हो तो वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ढंग से देखना, थोड़ा दिखोगे तो दिख जाएगा, ठीक है। मुझे फील आ रही है इस जगह पर, फील आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, आपको भी आ जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो जैसे ही फील आएगी ना तो आप इसे दो ब्रैकेट में तोड़ लोगे, एक बार ए प्लस बी, ठीक है, एक बार ए माइनस बी, ऐसा ए प्लस बी ए माइनस बी। अब जैसे ही आप ऐसा करोगे ना, ये 2y और y मिलके हो जाएगा बेटा कितना, 3y। यहाँ पे -2 और +1 मिलकर के हो जाएगा -1, ब्रैकेट में चलो माइनस का y बचेगा, माइनस का y, 1 और 1 मिलकर के हो जाएगा प्लस का 2। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। देख लो एक बार जरा, कहीं कोई गलती ना कर जाए अपन, ऊपर से ही कोई गलती ना हो जाए, पहले ऊपर ही देख लो जरा। एक्स स्क्वायर कॉमन वाई माइनस वन, एक्स कॉमन वाई प्लस वन बराबर है, और वाई माइनस वन, ये भी 10 सही है। फिर अपन लिखा बी का स्क्वायर वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 बी ए सी, वाई माइनस वन बराबर है, ठीक है ना।
तो हमने लिखा माइनस का 2 प्लस का 3, ये 3 होगा ना, ये प्लस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सही है, ठीक है। अभी देखो किसी बच्चे ने इसे ढंग से लिखा 3y-1, इसे लिख लिया y-3 इज लेस देन इक्वल टू 0। सही है, भला फंक्शन की ओर है तो y अपनी वैल्यूज 3 और 1/3 के बीच में फंस गया, ठीक है। लेकिन 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 जैसे ही आपने ऐसा करा, अब सुनना मेरी बात, जैसे आपने ऐसा करा अब आप दिमाग लगाओ, y माने रेंज आ ही रहा है, मुंह से बोल रहे हो, लेकिन रुको 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 रुको, आपने d ग्रेटर देन 0 लगाया ना, d कब लगता है क्वाड्रेटिक पे, लेकिन क्वाड्रेटिक की पहचान क्या है, क्वाड्रेटिक की पहचान ये है कि, है ना, उसका उसका लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। कल को एक्स स्क्वायर के साथ वाला ही 0 बन गया ना, है ना, ये लीनियर रह जाएगा और d धरा रह जाएगा। इसका मतलब आप यहां पे बोल के चलोगे कि हमने y की वैल्यू 1 नहीं ली है, y को 1 नहीं ली है, ठीक है ना। अब देखो आपका y माने रेंज, अब आपका रेंज आने को तैयार है, अब आपके रेंज में 1/3 से 3 तक जाओगे और किसको हटाओगे, 1 को हटा दोगे, इस 1 को हटा दोगे, तो अपना ओवरऑल आंसर हो जाएगा 1/3 से 3 तक 1 को हटा करके। लेकिन ध्यान रखना ये 1 मैं चेक कराऊंगा पहले, कल को हो सकता है 1 को हटाने की जरूरत ना पड़े। अब दिखाता हूं मैं, देखो ये हटा दिया मैंने, लेकिन मैं हटाने से पहले मैं मन में चेक कर चुका था। हमेशा हटाने से पहले y की वैल्यू y की जगह रख दो, ठीक है ना। जैसे आप ये रखोगे ना, यहाँ पे रखते ही आपको पता चलेगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू में कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बन जाएगा 1 और 1, एक्स स्क्वायर कटेगा और बोले 2x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 चलता है, x इज इक्वल टू 0 कोई एलियन नंबर थोड़ी ना है। तो इसका मतलब ये कि अगर यहाँ से देखेंगे तो x इज इक्वल टू 0, तो हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, x इज इक्वल टू 0 इज अ रियल नंबर, तो ठीक है। कभी x की जगह 0 डालेंगे तो 1 आएगा भी, 1 आएगा तो हटाया है, 1 आएगा तो उस 1 को हटा दिया है। क्यों? क्योंकि अगर 1 आएगा तो क्वाड्रेटिक की धज्जियां उड़ा देगा वो, क्योंकि 1 आएगा ना तो कभी क्वाड्रेटिक की धज्जी उड़ जाएगी भाई, क्वाड्रेटिक बचेगा, लीनियर बच जाएगा, और लीनियर में फिर डी कैसे देखोगे। तो इसके लिए क्या करा, ध्यान से समझ लेना, एक एक लाइन बोल रहा हूँ। आप में से ये सारी चीजें देखो, मेरा पार्ट वैसे भी नहीं है अभी, क्योंकि आपका ये पुराना पाप है क्वाड्रेटिक का उस समय का, लेकिन मैं ठीक यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब कई बच्चों को ये चीज सुनने में सुननी है, बस सिर्फ सुननी है बेटा, मैं तेरी हर बात का तेरे बोले बगैर जवाब दे रहा हूँ, आपके लिखे बगैर आपके कमेंट से देख भी नहीं रहा, मैं तो सीधा जवाब दे रहा हूँ। मुझे पता है d ग्रेटर देन 0 करा, आप पहले अंधे में चले जाओ, पहले ऐसे ही सीधे खेल लो y की वैल्यू, फिर देख लो कि क्वाड्रेटिक के अंदर ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक में अगर लीडिंग कोफिशिएंट ही 0 हो जाएगा तो फिर d किस काम का, तो y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ऐसा आप बोल रहे हैं, बोलने से पहले देख लो कि 1 पर आने वाला आंसर वैलिड है कि नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा भी हो जाता है कई बार। आई थिंक मैंने अपनी बात का जवाब दे दिया है ना। देखो डिफरेंशिएशन करके सारे आंसर ला सकते हैं पता है, लेकिन वो जमीन के स्तर पे कभी काम कर सकते हैं, कभी काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। कर सकते थे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम फैक्टराइज करके देखेंगे, फैक्टराइज हो गया तो फिर जरूरत ही क्या है। आई थिंक मेरी बात अब आपको थोड़ा थोड़ा पकड़ में आई होगी, थोड़ा थोड़ा। आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज कमिंग, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं जब मिला करके आपकी एक शीट बनती है, बहुत सारी चीजें हैं जो मिला करके एक शीट बनती है, एक, ठीक है। अब सुनो, आप आगे चलो, चलिए 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 अगले पे। इतनी अच्छी अच्छी बातें चल रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, ठीक है। यहां तक की बात होगी, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, यहां तक की बात हो गई तो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हम एक तरह से सारे पाप लगभग धो चुके हैं रेंज के, लगभग लगभग, ठीक है। फिर भी कुछ एक पाप और बच्चे हैं, वो भी बता देता हूँ, जैसे, है ना, मान लीजिए, ये भी समझ के चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है, 34, ठीक है ना, 34। वाई इज में दे रखा है अंडर रूट में 3 माइनस एक्स, प्लस में दे रखा है अंडर रूट में x-5, किसी ने दिया फाइंड रेंज, इसकी रेंज मांगो आप, ठीक है। तो लोग इसको इस तरह के क्वेश्चंस की रेंज भी जो होते हैं ना, वो परफेक्ट स्क्वायर बना के करते, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर नहीं नहीं नहीं, रेंज होगी ना 1/3 से 3 तक, तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो 1/3 से 3 तक और 1 पे होल आएगा फिर से,
ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, आप जरा ऐसे देखो, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले डोमेन। ठीक है, हम जितनी भी रेंज निकाल रहे हैं ना जे जे एच वाली, वो सभी मान के चलते हैं कि हमारा डोमेन आर है। कभी कभार डोमेन भी डिफरेंट हो सकता है, तो डोमेन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, हमें पता चला कि 3 - x भैया को पॉजिटिव होना है, यहाँ पे x - 5 भैया को भी पॉजिटिव होना है। माने x की वैल्यू, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आई एम जस्ट चेंजिंग अ क्वेश्चन अ लिटिल बिट, 5 से। ठीक है, क्वेश्चन को ही चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा जिसको आप देख करके मजा खाओ। ठीक है, जान करके एक हल्का सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ। वाई इज में ले लेते हैं कितना, x - 3, x 3 से बड़ा, हाँ इधर से ले लेते हैं 5 - x। फाइंड रेंज, उस क्वेश्चन में उतना मजा नहीं जितना इसमें होगा। हाँ भाई, ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि x - 3 को पॉजिटिव होना चाहिए, ये कहेगा कि 5 - x को भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये कहेगा x 3 से बड़ा होना चाहिए, ये कहेगा x 5 से छोटा होना चाहिए। फाइनली आप देखो जरा नंबर लाइन पे कि x 3 से बड़ा और x 5 से छोटा। फाइनली आपका x कहाँ से कहाँ में फंस गया, 3 से 5 में। तो आपका ये अभी तक क्या है, ये तो आपने डोमेन चेक करा, इसका मतलब आपका डोमेन जो था वो आर नहीं था। अब डोमेन चेक करने के बाद क्या करोगे, ठीक है ना। अब जैसे ही डोमेन चेक कर लिया, तो इसको इस तरह के क्वेश्चन जिनमें हमारा डोमेन जो है, ठीक है ना, डोमेन जो है वो बाउंडेड है। डोमेन कैसा है, बाउंडेड। बाउंडेड समझ रहे हो, डोमेन बाउंडेड है, बाउंडेड फंक्शन नहीं है, डोमेन बाउंडेड है, मान डोमेन बंधा हुआ है। जब भी डोमेन बंधा हो और फंक्शन को ठीक ठाक सा हो, ज्यादा मुश्किल नहीं हो, तो सीधे डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, डिफरेंशिएशन। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर पता है तो बहुत बढ़िया, कि रूट एक्स जो होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन जो होता है, ठीक है, dy/dx जो होता है वो अपने आप में 1/2 √x होता है। ठीक है, अच्छा अगर किसी ने, अगर कल को रूट एक्स की जगह पे -√x कर दिया, तो हम चेन रूल लगाएंगे, थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो पहले अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 -x, फिर -x का डिफरेंशिएशन -1, फिर -x का डिफरेंशिएशन -1। तो सर यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया, किया था, x का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन क्योंकि 1 के प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बताया नहीं था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ऐसा। अच्छा सेम वे अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1/2 √x - 3 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1/2 √5 - x, और फिर 5 - x का डिफरेंशिएशन, 5 - x का 5 का डिफरेंशिएशन 0, और -x का डिफरेंशिएशन -1। तो आपका डिफरेंशिएशन फाइनली कितना बना, 1/2 √x - 3 माइनस 1/2 √5 - x, ये बन गया। ठीक है, जैसे ही हमारे पास में डिफरेंशिएशन हुआ, आप डिफरेंशिएशन को जीरो कर दो, डिफरेंशिएशन करते ही जीरो कर दो। तो पहला स्टेप क्या, डोमेन चेक करो, बाउंडेड आए, तो दूसरा स्टेप क्या, डिफरेंशिएशन करो, उसे जीरो पुट कर दो। तो जैसे ही आप इसको जीरो पुट करोगे ना, तो जीरो पुट करने से क्या होगा, जीरो पुट करते ही 1/2 √x - 3 इस साइड ही रह जाएगा, 1/2 √5 - x दूसरी साइड चला जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, आपको दिखेगा √x - 3 बराबर में √5 - x, फिर आप अंडर रूट भी हटा लो, तो आपको दिख जाएगा x - 3 = 5 - x। इसका मतलब कितना बन जाएगा, 2x 8, माने x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आपने कितना स्टेप चला देखो, डोमेन निकाला, बाउंडेड डोमेन निकला, डिफरेंशिएशन करा, जीरो निकला, x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालते ही अब आपको क्या करना है, आपका जो फंक्शन था, फंक्शन ये था, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में एक तो है ना, ये वाला डोमेन का लेफ्ट बाउंड्री डोमेन डालो, माने 3 डालो, एक राउंड राइट बाउंड्री डालो, 5 डालो, और एक फंक्शन dy/dx जहां 0 दे रहा है वो डालो। तो आपको क्या करना है, 3 वैल्यूज डालनी है, कौन कौन सी, आपका डोमेन का लेफ्ट साइड, डोमेन का राइट साइड, और जहां dy/dx 0 है वहां पे। ठीक है ना, अब आप फंक्शन में जैसे ही 3 डालोगे ना, 3 डालते ही हो जाएगा 3 - 3 प्लस में अंडर रूट में 5 - 3, कितना आ गया, √2 आ जाएगा, देख ला। 5 डालो, 5 डालते कितना हो जाएगा, 5 डालते हो जाएगा 5 - 3, ठीक है ना, प्लस में कितना, अंडर रूट में 5 - 5, ये फिर से आप चेक करोगे तो पता चलेगा √2 आ गया। अब 4 डालो, 4 डालते कितना हो जाएगा बेटा, 4 डालते 4 - 3 प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा, 5 - 4, ऐसा। तो आपको पता चलेगा ये कितना हो गया, √1 का 1 प्लस में 1, तो आंसर कितना हो गया, 2। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आई, कुछ हमसे कोई गलती तो नहीं होगी, चेक करो फटाफट से। 4 रख के देखो, 4 रखते कितनी वैल्यू आ रही है, 4 रखते वैल्यू आ रही है, 4 रखते 1 और 1, ठीक है। तो आपका वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो देखो आपका मिनिमम वैल्यू कितना आया, मिनिमम वैल्यू आया √2, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 2। तो इसलिए आपकी रेंज बन गई, रेंज बन गया कहां से कहां तक, √2 से 2 तक। ठीक है,
तो कुछ ऐसे भी फंक्शन होंगे जिनमें बाउंडेड फंक्शन होंगे ना, जिनमें फंक्शन बाउंडेड होगा, उन फंक्शंस में हमेशा डिफरेंशिएशन के रास्ते से जाना। इसकी प्रोफाइल थोड़ी अलग है, इसको देख के याद करना है ना कि ये प्रोफाइल के क्वेश्चंस में सर ने डिफरेंशिएशन का तरीका सिखाया था। ठीक है, ये प्रोफाइल के तरीके में याद रख लेना कि हमने ऐसे सीखा था। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अलग तरह का है ना, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, बस मैं सिर्फ इतना सब बता रहा हूं कि इसके अंदर थोड़ा अलग है बाकियों से, है ना, बाकी कुछ खास नहीं। ठीक है, तो ये अब मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे को किस क्वेश्चन में मेरे को क्या करना है। ठीक है, ताकि मुझे पता रहेगा, तो मुझे पता रहेगा तो आपको भी पता रहेगा कि आपको किस में करना क्या था। ठीक है, यहां तक आ जाओगे। देखिए, मेरे और दूसरी जगह पे हमेशा तकरीबन 5-7 लेक्चर का फर्क रहता है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको लेके परेशान मत हो ना। लास्ट में हम सब एक ही जगह जाके रुकते हैं, ऐसा नहीं कि कोर्स डिले होता है, कोर्स बराबर जाता है, क्योंकि जो चीज़ें पीछे उठने वाली होती है वो मैं आगे उठा रहा होता हूँ, जिनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, शिवी, आई थिंक मेरी वाली बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको। ठीक है, लक्ष्य, ओके, मज़ा आ गया। अब आप सोचिएगा कभी बैठ करके कि अगर कल को क्वेश्चन में किसी ने यही क्वेश्चन x² - 3 प्लस में √5 - x² दिया होता, तो क्या आप देखते पहचान लेते कि मेरे को कैसे करना है ना, ऐसा। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट। अब रेंज और डोमेन से जुड़ा हुआ एक और टाइटल है जिसका नाम है इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन, ध्यान रखना, इससे इन दोनों से जुड़ा हुआ एक फंक्शन है जिसका नाम है इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। अब ये इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन क्या है, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन क्या चीज़ है समझेगा। ठीक है, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन की बात करी जाती है ना, तो याद रखना, जैसे क्या होता है ना, हमने क्या सुना कि log x² जो होता है ना, सुनेगा, जैसे y में किसी ने दे दिया log x², तो हम क्या सोचते हैं कि y log x² और एक 2 log x, है ना, एक ही बात है। ठीक है ना, जैसे हमने सुना कि x² x जो होता है कट करके x दे देता है, ऐसे कहते हैं ना अपन। ठीक है ना, क्या जो हमको जितना सिखाया गया, ठीक है, जैसे हमारे दिमाग में आया कि sin² x प्लस cos² x = 1 होता है, क्या सचमुच में 1 होता है या कुछ हेर फेर के साथ 1 होता है, क्या है ये। ठीक है ना, ऐसे ये बात समझना, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनका जवाब आपको कहाँ मिलता है, फंक्शन की इस दुनिया में मिलता है, कि जो हमें सिखाया जा रहा है वो कितना सही है और कहाँ तक सही है। तो इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन, जो चीजें इक्वली बताई जाती है कि यार ये और ये तो सेम ही है, ठीक है ना, उनका क्या जवाब है, क्या तरीका, उसको समझाने का तरीके का नाम है इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके, ठीक है ना, हम कहते हैं कि y = fx एंड y = gx, ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है ना, आर आइडेंटिकल फंक्शन, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे अगर ये 3 शर्तें पूरी कर दें। पहली शर्त क्या, कि f का डोमेन और g का डोमेन सेम हो। दूसरी शर्त क्या, f फंक्शन की रेंज और g फंक्शन की रेंज भी बराबर हो। तीसरी बात क्या, तीसरी बात ये कि सोशली भी दोनों इक्वल हो। क्या बोला, तीसरी बात सोशली भी इक्वल हो, ठीक है ना, सोशली इक्वल हो। मैं इस बात को, है ना, ऐसे लिख देता हूं, सोशली इक्वल, मतलब आप कोई भी अनाप शनाप नहीं बोल के आओगे कि नहीं सब तीसरा भी बराबर हो। कहने का मतलब ये कि आप ये कह सकते हो कि fx = gx, ऐसा आपने सुना है, ठीक है, fx = gx आपने सुना है, ठीक है। अब जैसे समझिएगा कैसे, ये क्या चीज है वो बताता हूं। मान लो ये जो चीज है इसको ऐसे समझना कि जैसे किसी ने कहा कि, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि fx में दे रखा है 1/x और gx के नाम पे एक फंक्शन ले लेते हैं x/x², ठीक है, इज इक्वल और नॉट, क्या ये फंक्शन अपने हमें इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना। तो हमें कैसे देखना, कुछ भी नहीं, इतना चिल्लर चीज है, बस आप मेरे शब्दों पे गौर करना, बस याद रखना, मैं जो भी बात बोलूं लिख लेना खटाक से ने, ठीक है ना। अब सुनिएगा, जैसे 1/x बोला ना, तो 1/x बोलते हैं आपके दिमाग में जाना चाहिए कि इसका डोमेन क्या है। अब डोमेन क्या कहेगा भाई, x 0 नहीं होना चाहिए।
इसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, ये x इंटू 1/x² लिखा है, इसका डोमेन R है, और इसमें आप क्या चाहोगे, x² भैया जीरो मत होना, माने x जीरो मत होना, और x जीरो नहीं मत होना, मतलब x बिलोंग्स टू R-0, यही ना। तो यहां से भी आपका डोमेन क्या निकला, R-0। तो जब आप इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करके आओगे तो इसका डोमेन कितना आएगा, R-0। दोनों का डोमेन सेम है, इसका डोमेन सेम है, तो आप बोलोगे डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, दोनों का डोमेन तो सब सेम है। अब जैसे ही दोनों का डोमेन सेम है, ठीक है, यहां तक जैसे हमारे को पता चलेगा दोनों का डोमेन सेम है, अब आप तुरंत सोचो, है ना, ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सीधा सेकंड पे मत आओ, सीधा थर्ड पे चलो। क्या समाज आपका ये मानता है कि 1/x और x/x², सुनना भाई क्या बोला मैंने, 1/x और 1/x और x/x², क्या समाज मानता है कि नहीं मानता, सेम है? तो आप कहोगे हाँ मानता है। अगर दोनों का समाज वैल्यू सेम मानता है और डोमेन में से जीरो भी हट रहा है, तो जीरो हटने पे ये कट जाएगा, कटते ही सेम आ जाएगा। इसका मतलब ग्राफिकली सेम है, तो आपको रेंज चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहीं से सीधे से निकल जाएंगे कि ग्राफिकली fx and gx आर सेम, ठीक है ना। सो है ना, इसलिए फंक्शन इज आइडेंटिकल, ठीक है। सोशली का मतलब क्या, देखो अगर आप सोचोगे, देखो आपको अब तक क्या सिखाया गया, क्या ये कट जाते हैं, ये दोनों कट जाते हैं। अगर कट जाते हैं तो कब कटते हैं, बस जीरो से जीरो नहीं कटना चाहिए। तो आपका जीरो आ रहा है क्या डोमेन में, देखो नहीं सर जीरो तो आ ही नहीं है, तो फिर ये कटेगा ना, कटते ही कितना हो जाएगा बेटा, 1/x, ये कितना हो जाएगा 1/x। अगर दोनों ही 1/x है तो फिर ग्राफ भी तो सेम होगा। अब दोनों का अगर बाय द वे ग्राफ ही सेम हो गया, तो फिर दोनों का डोमेन सेम है और ग्राफ भी सेम है, तो रेंज भी सेम आनी है। जब ग्राफ ही सेम हो गया तो सब सेम ही तो हो गया, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, मतलब आपको बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, डोमेन के बाद सीधा थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट के बाद बाहर, रेंज देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये सोशली तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं ताकि आप में से कई लोगों को लगे हाँ भाई समाज ने माना, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, हम ग्राफिकली की बात कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, तीन चार करेंगे, धीरे 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 आप इसकी रिदम में आओगे। डोंट थिंक कि एक क्वेश्चन से सारा बनेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट के बाद मैंने सेकंड नहीं चेक करा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर x जीरो नहीं है तो कटने के बाद दोनों ग्राफिकली सेम हो तो रेंज तो सेम होनी है होनी, फिर तो क्या ही दिमाग लगाओ, फिर तो सोचने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। देखो अब मैंने अगला क्वेश्चन लिया, ठीक है, एफ एक्स इज में ले लेते हैं ई पावर एल एन एक्स, एंड जी एक्स के नाम पे ले लेते हैं, ठीक है ना, एल एन ई टू द पावर एक्स, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इक्वल है या नहीं है, इक्वल फंक्शन है या नहीं है। अगर मान लेते हैं उसने कह दिया इक्वल फंक्शन है, तो क्या करना है, ठीक है ना। हमें ये पता होना चाहिए कि एफ एक्स इज में कल को ई पावर लॉग एक्स बेस ई दे रखा है, तो जब लॉग का बेस और ये दोनों सेम होता है ना, तो ये कट के एक्स बन जाता है, ठीक है ना। वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि ये लिखा हुआ है लॉग ई पावर एक्स बेस में ई, तो आपको पता है एक्स जम करके आगे आएगा, है ना, लॉग ई बेस ई वन बन जाएगा, तो ये एक्स बन जाएगा, माने ये भी एक्स है ये भी एक्स है। लेकिन क्या ये दोनों वाकई में सेम है या नहीं है, माने ऐसा दिखता तो ऊपर से सर मोटा मोटा तो ये लगता है कि दोनों सेम होंगे, बट है कि नहीं है वो चेक करना है। तो मैं वो चेक करना सिखा रहा हूँ कि वाकई में दोनों सेम है, इसलिए क्वेश्चन बनाया जाता है। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले डोमेन चेक करना है। डोमेन के लिए आपको पता है, आप जैसे ई के पास जाओगे, ई कहेगा मेरा तो डोमेन आर है, तो आप एल एन एक्स के पास चले जाओगे, एल एन एक्स कहेगा बस एक्स को पॉजिटिव रखना, माने एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होना चाहिए, जीरो से इन्फिनिट। चलो ठीक है, अब आप इसमें चले तो पहले किससे भिड़ोगे, एल एन से। एल एन से भिड़ते ही एल एन कहेगा ई पावर एक्स को कैसा रखना, पॉजिटिव रखना। अगर ई पावर एक्स को पॉजिटिव रखना, ई पावर एक्स का ग्राफ दिमाग में आएगा कि यार ई की पावर एक्स का ग्राफ तो होता ही जीरो से ऊपर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज 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 पॉजिटिव। तो ऑलवेज का मतलब होता है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, माने इसका डोमेन क्या निकला आर, इसका डोमेन आर और इसका डोमेन आर, क्या क्या दोनों का डोमेन सेम है, आर मतलब माइनस इन्फिनिट, क्या ये और ये सेम है क्या, नहीं। तो आप कह दोगे डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, इंप्लाइज नॉट आइडेंटिकल या नॉट इक्वल फंक्शन, फिर आप मना कर दोगे भाई फंक्शन इक्वल नहीं है, बात ही खत्म हो गई। वेरी गुड, कुलमीत कह रहे हैं नॉट इक्वल, एकता ने कहा नहीं, ठीक है, आयुष कह रहे हैं नहीं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एफ एक्स के नाम पे दे रखा है सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, और जी एक्स के नाम पे आपको दूसरा फंक्शन दे रखा है सिग्नम, और ब्रैकेट में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। फटाफट से आ जाओ, जल्दी से टाइम वेस्ट करे बगैर आगे बढ़ेंगे। सिग्नम की बात करते हैं। सबसे पहले डोमेन, डोमेन चेक करने के लिए हम किससे भिड़ेंगे? सबसे पहले सिग्नम से। सिग्नम वही तलवार ग्राफ, याद होगा आपको। जैसे ही सिग्नम का तलवार ग्राफ आया तो वो ग्राफ ऐसा होगा, सही बात है। ये तो इसका डोमेन तो आर होता है, तो ये आगे शिफ्ट कर देगा। जैसे हम इसके पास जाएंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स तेरा डोमेन बोल, फ्रैक्शनल पार्ट झुंझुना, इसका डोमेन भी आर होता है, तो साहब इसका डोमेन तो आर ही निकल गया, सही है। तो भाई ये तो बहुत सिंपल हो गया। अगले पे बढ़ जाते हैं। हमने कहा तेरा डोमेन बता भाई, तो सिग्नम ने कहा मेरा डोमेन आर, इसने कहा मैं तो पॉलिनोमियल हूं, मेरा डोमेन आर, माने हम दोनों का डोमेन सेम है। लो भाई डोमेन सेम निकल गया, ठीक है ना, डोमेन सेम निकल गया। अच्छा, लेकिन समाज में मैंने कभी नहीं सुना कि ये सिग्नम और ये सिग्नम सेम होता है, ये तो मैंने सुना ही नहीं। हाँ, ये तो फिर भी थोड़े बहुत सुने थे। तो समाज में नहीं सुना तो फिर तो रेंज के रास्ते से जाऊंगा सब मैं। अगर समाज में सुना होता मैंने कि हाँ सब ये दोनों बराबर हैं, तो फिर मैं सीधा ग्राफ और फंक्शन को सोचता। लेकिन क्योंकि मैंने समाज में ऐसी सुनी नहीं है, तो कौन सी नई चीज आ गई भाई। तो फिर मैं क्या करूँ, फिर मैं रेंज के रास्ते से जाऊंगा कि चलो भाई रेंज दिखाओ तुम्हारी। अब मुझे पता है कि हमारे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स भैया जो हैं वो दौड़ते हैं, याद है ना, रेंज, रेंज हमेशा अंदर से चलती है। तो पहले फ्रैक्शनल पार्ट एक्स दौड़ेगा, कहां से कहां तक दौड़ेगा? 0 से 1 तक, सही बात है। 0 से 1 के 2 हिस्से कर रहा हूं, ठीक है। एक हिस्सा 0 0, एक हिस्सा 0, और एक हिस्सा 0 के आगे का, राइट है। 0 से आगे कहां तक का? 0 से आगे 1 तक का, समझ रहे हो आप? 1 तक का हिस्सा, माने मैंने 2 हिस्से करे। जब मैं 0 पर सिग्नम की वैल्यू निकालूंगा तो मेरी y इज इक्वल टू में सिग्नम 0 0 दे देगा। और जैसे ही मैं 0 से 1 के बीच का हिस्सा निकालूंगा तो 0 से 1 का मतलब हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव होते ही y की वैल्यू जो होगी, सिग्नम पॉजिटिव नंबर जो होगा वो कितना दे देगा? 1। इसका मतलब मेरे दो आंसर निकले, 0 और 1, और आंसर माने रेंज, माने मेरी रेंज 0,1 निकली, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे मैं उसमें चला सेकंड वाले के अंदर, है ना, तो मुझे पता है अंदर कौन बैठा है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यही बैठा ना। इसका मैंने डी निकाला, डी की वैल्यू निकलेगी 16 माइनस 20, माने पॉजिटिव, माने डी नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। डी कैसा निकलेगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये पूरी, ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 जो है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। और सिग्नम को जैसे ही पता चलेगा कि उसके अंदर बैठा हुआ पार्टी पॉजिटिव है तो कितना आंसर देगी? 1। इसका मतलब इसकी रेंज कितनी होगी? ओनली एंड ओनली 1, ओनली एंड ओनली 1, सही बात है। अब देखो, इसकी रेंज आ रही है 1, इसकी रेंज आ रही है 0,1, क्या दोनों की रेंजेस सेम है? तो हम कहेंगे इसकी दोनों की रेंजेस सेम नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल फंक्शन, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है साहब, नॉट इक्वल फंक्शन, एग्जैक्टली नॉट इक्वल। रेंजें ही डिफरेंट है। वर्षिल, दीपक, एकता, हर्षिता, ठीक है, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। यहां तक की बात तो समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये सब बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, एक तरह से जो डोमेन और रेंज से जो हमने सीखा उसका यूज कर रहे हैं, और उसके कारण हम एक काइंड ऑफ फंक्शन में चले गए। इसके क्वेश्चंस बहुत कॉमनली मिलते हैं, मिलते भी हैं और बनते भी हैं, ठीक है। तो ये भी समझने की जगह थी हमारी, ठीक है। अच्छा, आराम से कीजिएगा। मैं समझ नहीं पा रहा फर्स्ट वाला नेगेटिव, ये फर्स्ट क्या है? ठीक है, रौनक, मजा आ गया। अदिति, नॉट ई, नॉट इक्वल, ओके। हाँ भाई नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको नहीं पता, लेकिन 10th में आपने एक चीज प्रूव करी थी, आपको नहीं पता है लेकिन 10th में आपने एक चीज प्रूव करी थी कि y इज इक्वल टू में कॉट स्क्वायर एक्स इंटू में, है ना। y क्यों लिख रहे हैं अपन? y की जगह पे अपन लिख लेते हैं भाई एफ एक्स ही लिख लेते हैं, उसी में समझदारी है। एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स के नाम पे कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। और जी एक्स के नाम पे दूसरा फंक्शन ले लेते हैं कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आपको नहीं पता, लेकिन 10th में आप इन दोनों को सेम प्रूफ करके आए थे। लेकिन आज समय आया कि क्या ये दोनों सेम है या नहीं है,
फटाफट चेक करने का। समाज में तो इसकी प्रतिष्ठा है कि दोनों सेम है, समाज तो मानता है दोनों सेम है साहब, ठीक है ना। अब क्या है सीन वो समझो, ठीक है ना। हमें पता होना चाहिए कि जिसे आप कॉट स्क्वायर एक्स बोलिए है ना, वो एक्चुअल में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। इनटू में ये भी कॉस स्क्वायर एक्स है, पर्दा डाल दिया। हमें पता है कॉस स्क्वायर एक्स का डोमेन कितना है, आर, इसका डोमेन कितना है, आर। लेकिन हम चाहेंगे यहां पर, आपको पता होगा तो साइन स्क्वायर एक्स भैया जीरो मत होना, इसका मतलब साइन एक्स को जीरो होने से रोका, साइन एक्स को जीरो होने से रोका, मैंने एक्स को एन पाई होने से रोका। माने हमने एक्स को चाहा कि भाई तुम एन पाई मत हो जाना, क्योंकि तुम जहां भी पाई लाए हमारा जीरो मिलेगा, तुमने जीरो दिया हम मर जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली सबको मिला मुलू करके हमारा डोमेन निकला आर माइनस एन पाई। चलो इसकी बात खत्म हो गई। इसने कहा हमारा क्या होगा, हमने कहा रुको जरा, तुम भी तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो, हाँ या ना, ठीक है। इसका डोमेन कितना आर, इसका डोमेन कितना आर, इसमें आप क्या चाहते हो, साइन स्क्वायर एक्स भैया आप भी जीरो मत हो ना, याद है ना नीचे डिनोमिनेटर बैठा है, इसका मतलब साइन एक्स भैया आप जीरो मत हो जाना, माने एक्स की वैल्यू एन पाई मत होना, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो भाई, आर माइनस एन पाई। लो भाई ये बात भी समझ में आ गई। अब ये भी आर माइनस एन पाई, ये भी आर माइनस एन पाई, माने हमने कहा भाई डोमेन तो जीत गया। और आपको एक और बात पता है कि समाज तो मानता ही था कि दोनों इक्वल है, हाँ या ना। मतलब हमारी 10th की बुक में तो हमने प्रूफ करा ही है कि दोनों इक्वल हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो पहला पहला डोमेन तो मैच कर ही गया, दूसरी बात अगर ग्राफ भी देखोगे तो मतलब ओवरऑल फंक्शन ही सेम है, डोमेन भी सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि ग्राफिकली सेम, ग्राफिकली सेम, ठीक है। अच्छा, अब ये बस इतना सा बात हो सकती है कि सर मैंने सचमुच में नहीं पढ़ा, क्या आप ऐसा ऐसा था भी क्या, हाँ हाँ, नहीं आपको नहीं पता कि आपको 10th में पढ़ा है क्या 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 था। आपको 10th में आप प्रूफ करके आए हो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल होता है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एक और चीज भी प्रूफ करके आओ, टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल में कितना, टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नहीं आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, हमने 10th में ये दोनों चीजें प्रूफ करी हैं ट्रिगो में, ग्राफिकली भी सेम है। अगर ग्राफिकली सेम है तो हम क्या बोलेंगे, इक्वल फंक्शन। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे दौड़ेंगे ऐसा। हाँ यार बिल्कुल, कोरोना अंकल आ गए थे, अरे कोरोना तो अभी भी फैल रहा है यार अंदर ही अंदर, थोड़ा बहुत तो है ही कहीं कहीं। हाँ भाई, अंडर रूट में 1 - cos 2x/2 और दूसरी तरफ दे रखा जी एक्स इज इक्वल में साइन एक्स, ठीक है। फिर से पूछ रहा है इक्वल आइडेंटिकल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 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 पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। चलें भाई, अगला, अगले पे आ जाओ, अगला। अब जरा ध्यान से सुनना, ये कहानी क्या है, आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। एक्चुअल में ये कहानी ये है, ठीक है ना। वैसे दो तरीके से सीखो आप, ठीक है। पहले एक एक, एक करके बढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ। सबसे पहले तो, ठीक है ना, अगर बाय द वे इसकी बात की जाए तो पहले अंडर रूट क्या चाहेगा कि 1 - cos 2x/2 कैसा हो, पॉजिटिव हो, हाँ या ना। फिर हम 1 से बात करेंगे, 1 कहेगा अरे यार हम तो पत्थर है, आर है सर हमारा। cos 2x से बात करेंगे, cos 2x में तो cos थीटा मेरा भी आर है। 2 से बात करेंगे, हमारा भी आर है। आप तो बस पॉजिटिव है नेगेटिव ये पता कर लो। हमने कहा चल यार तू ये इतना कह रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव का 1 सेकंड में पता कर देते हैं, ग्रेटर देन जीरो ना, यही तो चाह रहा है। अगर ऐसा चाह रहा है तो एक तरह से क्या चाह रहा है कि ध्यान से समझना, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रह जाएगा 1 - cos 2x इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब cos 2x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। सोचो जरा, यही तो चाह रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा, इस 2x को भूल जाओ, cos थीटा जो होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है या नहीं होता है, सोचो जरा, ये तो होता ही है। अरे cos 2x रहते ही -1 से 1 में है तो एक के तो अंदर रहता ही है, तो इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू। और अगर ऑलवेज ट्रू है तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर। तो डोमेन ने, इसके तो डोमेन ने आर बोल दिया, साइन एक्स ने तो देखते ही आर बोल दिया था कि हमारा तो डोमेन ही आर होता है। इसका मतलब ये डोमेन तो सेम हो गया, सही है ना भाई, डोमेन तो सेम हो गया। लेकिन डोमेन सेम हुआ तब तक क्या समाज ने इनको कोई माना था, समाज ने कहा एक मिनट एक मिनट, ये कौन तुमको उल्लू बना रहा है भाई, ठीक है। 1 - cos 2x जो होता है ना, 2 sin² x, 2 sin² x होता है, और नीचे आपके क्या, टू 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 काट दो। अच्छा, अंडर में sin² x जो होता है ना वो मॉड sin x होता है, ध्यान से सोचो। और जी एक्स क्या दे रखा है, sin x। ये कब से होने लग गया कि मॉड भी सेम है, कि मॉड sin x और sin x हमने कहा कभी हम कि सेम है, नहीं।
वाकई में नहीं कहा। मॉड साइन एक्स और साइन एक्स तो अलग होता है ना, तो समाज ने तो कभी इन्हें एक माना ही नहीं था। वैसे भी आपको बताऊंगा, मॉड साइन एक्स का ग्राफ टॉइंग टॉइंग टॉइंग, तो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ में, 0 से 1 में, और इसकी रेंज -1 से 1 में, तो रेंज ही सेम नहीं है। तो हमने क्या कहा, है ना, पहला पॉइंट डोमेन का, दूसरा पॉइंट समाज का, तीसरा पॉइंट रेंज सेम नहीं है। रेंज ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। इसका मतलब क्या बोलूं मैं, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ऐसा। हाँ, ग्राफिकली भी सेम, अरे फंक्शन ही सेम नहीं है, कहे का सेम। ठीक है, आ जाओ फटाफट से, फटाफट 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 फटाफट, चलें अगले पे, जल्दी जल्दी चलना, कॉपी करना जरूर। मैं इतना समय जो रुकता हूँ वो सिर्फ आप ही के लिए तो रुकता हूँ। ठीक है, मैच्ड, गुड एंड ग्रेट। हाँ भाई, अब देखिए अगला पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 6। एफ एक्स के नाम पे दे रखा है एक्स मॉड एक्स, और दूसरी तरफ से जी एक्स के नाम पे दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम एक्स। ठीक है, इक्वल है कि नहीं ये चेक करना है। देखो, अब मैं कोशिश करता हूँ खटाखट सुनना, लाइव और कॉपीड नहीं, इधर दिमाग लगा बेटा। ठीक है, देख, अब समझ, एक्स मॉड एक्स दे रखा है, एक्स मॉड एक्स दे रखा है ना। ठीक है, इसका डोमेन आर, मॉड एक्स का डोमेन आर, तो आर इंटरसेक्शन आर इज आर। चलो भाई, इसका डोमेन खत्म। एक्स स्क्वायर का डोमेन आर, सिग्नम का डोमेन आर, आर इंटरसेक्शन आर आर। लो भाई, इसका अंदर डोमेन तो सेम आ गया। क्या भी बात समझ गए, लो भाई डोमेन सेम आ गया। ठीक है, या नहीं सर बोर्ड वाले हमें गलत पढ़ाते हैं, रौनक, नहीं ऐसा कतई नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो देखो, हमने तो वाकई में कभी सुना नहीं कि सोशल इसका तो कोई कभी कोई सिग्निफिकेंस हो, तो डोमेन तो सेम हो गया। अब डोमेन के बाद में अगर आगे बढ़ा जाए ना, तो क्या करा जाए। देखो, मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, नहीं सुना तो फिर मैं पीछे नहीं जा पाऊंगा। सुना, मॉड एक्स को सुनते ही मैंने कहा एक्स या तो 0 से बड़ा होगा या एक्स 0 से छोटा होगा, यही ना, मॉड के अंदर कौन है, एक्स ही तो है। एक्स अगर 0 से बड़ा हुआ, एक्स अगर 0 से बड़ा हुआ, तो एक्स मॉड एक्स की वैल्यू एक्स आएगी, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स। ठीक है, एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो मॉड एक्स की जगह -x है, एक्स इंटू -x, यही तो आएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी बनी, एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी बनी, -x², यही तो बनी। अब आपको पता है सिग्नम, सिग्नम के कारण कितनी वैल्यूज हो सकती है, या तो 1 या -1 या 0। अगर 1 हुई तो क्या आंसर होगा, x²। 1 हुई तो क्या होगा, x²। अगर -1 हुई तो कितना होगा, और तीसरी क्या वैल्यू आएगी, 0। आप यहां पे भी 0 रखो, ये भी 0 दे रहा है, तो मतलब इसके पास भी 3 वैल्यूज। देखो, इसके पास भी 3 वैल्यू, अगर आपने 0 रख दिया, इस x की जगह 0 रखा, तो 0 का मॉड 0, 0 इंटू 0 0, तो 0 ही तो आएगी गुणा होकर के। ठीक है, तो ये भी, ये देखो, इधर का सेम, इधर का सेम, बिल्कुल डिट्टो, ग्राफ पे ग्राफ चढ़ेगा। एक्स पॉजिटिव होते ये भी x² ये भी x², एक्स 0 होते ये भी 0 ये भी 0, एक्स नेगेटिव होते ये भी -x² ये भी -x²। माने ग्राफिकली भी सेम है। हाँ, ग्राफिकली भी सेम है, तो इसका मतलब बिल्कुल ही सेम ग्राफ बनेगा, तो आइडेंटिकली तो होगा। ओ तेरी, ये अलग ही लेवल है। हाँ, ऑल क्लियर हो गया सर, आप सारे पाप एंडिंग पे आ गए। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या है, आप ये इस इक्वल टू 0 को देख करके चकरा सकते हो, तो आप इसका इक्वल टू 0 अलग से कर देना, इसको सिर्फ ग्रेटर देन 0 कर लो। हाँ, 0 पर ये भी 0 दे रहा है, वो भी 0 दे रहा है, तीनों बन जाएंगे, तो आपको खटाखट खटाखट समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, ऐसे, तो ये तो होते हैं आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अगले टाइटल का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, सर ने झाड़ू लगाया, हमारे पापों को मिटाया सूरज। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। हाँ, रेंज अंदर से चालू होगी ना, तो रेंज तो हम लाए ही नहीं ना, हम तो रेंज लाए नहीं, हमने ग्राफ ही सेम कर दिया, पूरा पोजीशन ही सामने से मिला दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, रेडी, नेक्स्ट पे आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ना, वी हैव 4 काइंड ऑफ फंक्शन।
हम 4 तरह के फंक्शंस रखते हैं, ध्यान से समझ लेना। पहले का नाम है 1 to 1 ऑन टू, 1 to 1, ठीक है। सेकंड का नाम है मैनी टू वन, सेकंड का नाम है मैनी टू वन, मैनी टू वन, ठीक है ना। तीसरे का नाम है ऑन टू, चौथे का नाम है इन टू, ठीक है ना भाई। 1 to 1, मैनी टू वन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? 1 to 1, मैनी टू वन, ऑन टू एंड इन टू। चलें आगे, ठीक है। 1 to 1, मैनी टू वन। अगर बाय द वे इसकी बात करी जाए तो नेक्स्ट पे आ जाओ, 1 to 1, मैनी टू वन, ऑन टू एंड इन टू। अच्छा, अब सुनेगा जरा। हाँ, इसका भी नाम मैं बताता हूँ। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा बैठा है, ठीक है, तो 1 to 1 का मतलब होता है एक एक ही, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बहु एक ही, इसका मतलब होता है आच्छादक, इसका मतलब होता है अंतरछेपी, ठीक है। एक कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हिंदी में भी थोड़ा बता देना ताकि मिला लेंगे, नहीं तो हिंदी में अब तक तो मिला लेते थे, ये थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा ही कुछ घुमा देगा, ठीक है ना। तो बस मैं लिख रहा हूँ, लिखने के बाद में अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे फटाफट से बताना। इन चारों में से कितने ऐसे हैं जिनके नाम ओ से शुरू हैं, ठीक है ना। इनमें से कितने ऐसे हैं जिनके नाम ओ से शुरू हैं? तो जवाब है 2। कितनों के? तो कौन कौन से 2 दिख रहा होगा? एक तो ये वाला ओ है ना, ये भी ओ, ये 2 ओ से स्टार्ट है ना। जिनके नाम भी ओ से स्टार्ट है उनके घर के दूसरे नाम भी है, उनके घर के दूसरे नाम भी है, ध्यान से सुनना, उनके घर के दूसरे नाम भी है। जैसे ये जो बंदा है ना ऑन टू, इसका घर का नाम सरजक्शन है। इनका घर, जैसे घर में नाम होता है ना मोन्टू, वैसे ही इनका, इसका घर का नाम सरजक्शन है। अब माँ बाप को ऐसा नाम पसंद आया, हम क्या कर सकते हैं? 1 to 1 है तो इसका घर का नाम है इंजेक्शन, सही है भाई। ये इंजेक्शन है, वो सरजक्शन है। जिस दिन ये दोनों मिलते हैं, जिस दिन दोनों मिलते हैं, 1 to 1 और ऑन टू दोनों मिलते हैं, उस दिन इंजेक्शन और सरजेक्शन मिलते हैं। क्योंकि दोनों मिलते हैं इसलिए इनका नाम पड़ गया बाइजेक्शन, ठीक है ना। बाई माने 2, इंजेक्शन एंड सर, समझ रहे हैं आप? इंजेक्शन एंड सरजेक्शन बिकम्स बाइजेक्शन। तो याद रखना, कोई पूछे ना बाइजेक्शन क्या होता है, वही जो जिनके नाम ओ से स्टार्ट होते हैं, है ना। एक एक ही आच्छादक। तो पहले तो नामों में आ जाओ, ठीक है। अब दूसरी बात बताता हूँ, मैं कभी भी 1 to 1 को ऐसे नहीं लिखूंगा, लिखने में टाइम बहुत लगता है, ठीक है। 1 to 1 को अपन ऐसे लिखेंगे, 1 to 1, ठीक है। मैनी टू वन को हम लोग M to 1 लिखेंगे हमेशा, M to 1। चलें आगे, मैनी टू 1 को हमेशा ऐसे लिखेंगे। हिंदी में बाइजेक्शन को क्या कहते हैं? एक एक ही नहीं, एक एक ही आच्छादक, कुछ नहीं मिला के, कुछ भी नहीं कहते, ठीक है। तो पहले तो ये समझना, आप समझो। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट सुनना, लिख लिया हो तो। अब काइंड्स ऑफ फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? सबसे पहले एक एक चीज को समझ लो कि 1 to 1 क्या है। 1 to 1, ठीक है। 1 to 1 की डेफिनेशन कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ, if each element of A is associated with single element of B, then 1 to 1 फंक्शन, ठीक है ना भाई। देन 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देना, एक तीर एक को लगे, एक तीर एक को लगे, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड नंबर पे लिखेगा मैनी टू वन, मैनी टू वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ A are associated with single element of B. If 2 or more elements of A are associated with single element of B, then it is
मैनी टू वन, ठीक है, देन इट इज मैनी टू वन। फटाफट से फटाफट चलते रहना, हाँ, देन इट इज, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, दो या अधिक तीर एक को लग जाए, दो या अधिक तीर एक को लग जाए दो या अधिक तीर एक को लग जाए तो मैनी टू वन। अब ये क्या चीज़ है सर, ये क्या हो रहा है बताओ तो सही, बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ऐसे ए और बी करके दो हैं, इनके बीच में फंक्शन है अपना यहाँ पे डिफाइंड, ठीक है, ऐसे हमें पता चला इस ये इससे एसोसिएटेड है, 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 लेकिन एक जना एक से जुड़ा हुआ है, एक जना एक से जुड़ा हुआ है। अगर एक जना एक से जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे 1 to 1 है, ठीक है ना। लेकिन अगर बाय द वे ऐसा ना होकर के ऐसा हो जाता कि ये ए होता, ये बी होता, ऐसे यहाँ पे होता 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा होता, ऐसे, ठीक है ना, हमको पता चलता ये इससे एसोसिएटेड है, ये भी इससे एसोसिएटेड है, ये इससे एसोसिएटेड है और ये दोनों इससे एसोसिएटेड है। तो हमको हमारी नज़र जैसे ही बढ़ती ना कि अरे यार ये क्या, ये जो ए वाली साइड है ना, इसमें अगर आप ध्यान से करो ए में ये दो जने एक से जुड़े हुए हैं, अगर दो जने एक से, दो के तीर अगर एक को ही लगे ना, हम तुरंत गा देंगे साहब मैनी टू वन आ गया, फिर आगे आए चाहे नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, दो जने अगर एक से जुड़े तो हम मैनी टू वन गा देंगे। तो सबसे पहले तो मैनी टू वन कब बोलना है, जब दो या दो से ज्यादा तीर एक को लगे, ठीक है ना, माने दो एक्स की सेम वाई वैल्यू है ना, दो एक्स की सेम वाई वैल्यू आ जाए, ठीक है, दो एक्स की सेम वाई वैल्यू, पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन, सबसे पहले आप ये नोट डाउन करते चलना, ठीक है। हालांकि अब तो हो गया टाइम आपका, तो आपके कमेंट्स तो नहीं आ रहे, बट उसके बावजूद भी आप में से कई लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। 1 to 1 मैनी टू वन, ठीक है, 1 to 1 मैनी टू वन। अगले पे चलते हैं, ऑन टू इनटू ठीक है, नेक्स्ट सी, सी पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, हाँ, ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि जब, है ना, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो, ठीक है, जब भी रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, अब तुरंत समझ जाना कि फंक्शन ऑन टू है। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हुई, अब तुरंत गा देना कि सर फंक्शन ऑन टू आ गया, ऑन टू, ठीक है ना। इसका मतलब होता है, ठीक है, बी में सबको तीर लगा, बी में सबको, सबको तीर लगा हो, बी में सबको तीर लगाओ सब, अगर बी में सबको तीर लग गया तो अब तुरंत समझ जाना ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, डी आ जाते हैं, डी, डी क्या कहता है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कब होता है, इनटू फंक्शन तब होता है जब आपको पता चले कि आपकी जो रेंज है वो कोडोमेन से कम आ गई, ठीक है ना। हालांकि इसके बारे में हमने फर्स्ट फोर्थ डे के अंदर कहीं बात करी थी इस पे, अगर रेंज अगर कोडोमेन से छोटे आ जाए तुरंत समझ जाना इनटू फंक्शन है, ठीक है ना। याद रखना इसका क्या मतलब हुआ, बी में सबको तीर नहीं लगा, बी में सबको तीर नहीं लगा, नहीं लगा, अगर बी में सबको तीर नहीं लगा तुरंत गा दो, तुरंत गा दो, इंटू फंक्शन है, इंटू फंक्शन है, इंटू फंक्शन है। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो पहली चीज़ तो ये समझो, ठीक है, इंटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब कब है, ऑन टू इंटू, हाँ भाई यहां तक लिख लिया, जब बी में सबको तीर नहीं लगाओ। अब बी का क्या कहानी है वो बताता हूँ आपको, देखो जरा, ऐसे है, जैसे सपोज करो ये आ गया, ये ऐसे था, ठीक है ना, ये ए ले लिया, ये मैंने एफ एक्स ले लिया, ठीक है, इधर कुछ ले लिए, ऐसे कुछ ले लिए, ये इसको जुड़ रहा है, ये इसको जुड़ रहा है, और ये दोनों एक को जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे को पता है ये बी वाले पार्ट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको तीर नहीं लगा, सबको तीर लगा, तीनों को तीर लगे,
लेकिन यहाँ पे दो जने एक को तीर मार रहे हैं, तो पहली बात तो फंक्शन मैनी टू वन तो हुआ सो हुआ, लेकिन क्योंकि बी में सबको तीर लगा इसलिए ऑन टू भी हो गया। तो अपने में फंक्शन मैनी टू वन भी है और ऑन टू भी है। लेकिन अगर ऐसा ना होकर के ऐसा होता, सपोज करो ऐसा होता, ठीक है ना, ये ऐसे होते हैं, ये चार होते हैं, यहाँ पे तीन की जगह यहाँ पे भी चार होते हैं, इसका तीर इसको लगता है, इसका तीर इसको लगता, और ये दोनों का तीर एक को ही लग जाता, तो हम क्या बोलते हैं फंक्शन कैसा है, ठीक है ना। इस बंदे को देख रहे हैं, इस बंदे को तीर नहीं लगा, जैसे ये इंटू इंटू का निशान है ना, इंटू 4 × 2, याद है ना मैंने सीखा था ये 4 × 2 है, ये इंटू का निशान, इंटू का निशान कब लगेगा, जब बी में एक भी बंदा ऐसा मिल जाए जिसको तीर ना लगाओ। तो बी में जैसे एक भी बंदा ऐसा मिला ना जिसको तीर नहीं लगा, आप तुरंत गा देना कि इंटू फंक्शन है। अब ये फंक्शन मैनी टू वन तो था ही था, लेकिन मैनी टू वन के साथ साथ इंटू भी है, तो ये फंक्शन मैनी टू वन इंटू फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब फंक्शन अपने आप में मैनी टू वन, 1 to 1 और इंटू 1 to सब एक साथ जोड़ के चल सकता है, हाँ चल सकता है, मस्त, ठीक है ना। फंक्शन अपने आप में सब जोड़ के चल सकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कहीं से कहीं तक, ठीक है। आगे आ जाओ, जल्दी से नेक्स्ट पे बात करते हैं। हो गया यहाँ तक, नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ भाई, अब आते हैं यहाँ तक लिख लिया हो तो अगला टाइटल है, नेक्स्ट है हाउ टू चेक काइंड ऑफ फंक्शन। कैसे चेक करोगे सर फंक्शन कैसा है, ठीक है ना। तो याद रखना मेथड 1, फर्स्ट मेथड पे आता है, पहला मेथड है यूजिंग मैपिंग, ये ऐसे बोलते हैं मैपिंग मेथड। हाँ, मैपिंग मेथड, ऐसा नहीं कि हम हर चीज में हर चीज लगा सकते हैं, हाँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैपिंग मेथड कब यूज कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। मैपिंग मेथड, हाँ जल्दी से आ जाइए, मैपिंग मेथड क्या कहता है। मैपिंग मेथड कहता है कि हमको ये मेथड कब यूज करना है, पहली चीज इस मेथड का यूज तब करना है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें अगर ध्यान से समझना भाई एक्चुअल में क्या है, हम इस मेथड का यूज कब करते हैं, बहुत ध्यान से ये बात समझने की है, ठीक है। जब फंक्शन जो हो वो अपने आप में चार चीजों के अंदर चल रहा हो, कौन कौन सी चार चीजों पे चल रहा हो, ठीक है ना। व्हेन फंक्शन हैज फॉलोइंग नेचर, फॉलोइंग नेचर कब, जैसे फंक्शन के अंदर जैसे कभी एन टू एन दे रखा हो, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर कभी नेचुरल नंबर से इंटीजर और कुछ दे रखा हो, फंक्शन में इंटीजर से इंटीजर में कुछ दे रखा हो, या फंक्शन में इंटीजर से इंटीजर तो हो गया बहुत है ना, फंक्शन में, या फिर कभी R to R दे रखा हो और क्वेश्चन किसी और मेथड से ना बने, माने डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, तब आप इस तरफ मुड़ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन, वरना मत मुड़ना, R to R के अंदर नॉर्मली इस पे नहीं मुड़ते। तो अगर ये चार नेचर है ना, इनमें से कोई नेचर है तब आप इसकी तरफ आइएगा, ठीक है ना। अगर कभी भी, अब यहां से एक और चीज समझना, ठीक है, हम इस क्वेश्चन के बाद में यहां से समझेंगे कि फंक्शन में ए से बी लिखा होता है और फिर बाजू में वाइज गुण कोई फंक्शन लिखा होता है। हमारी पूरी कहानी का राजा, हमारी पूरी कहानी का राजा अब से ये है, इस क्लासिफिकेशन वाले का पूरी कहानी का राजा कौन है, ये बताएगा कि आपका फंक्शन कैसा है। अब फंक्शन की कोई कीमत नहीं है, अब फंक्शन की कोई कीमत नहीं है, सारी कीमत इसकी है। तो हमारे को जैसे ही क्वेश्चन मिलता है हमको देखते ही तुरंत समझना पड़ता है। जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि फंक्शन हमको दे रखे हैं एन से एन में, और एफ एक्स के नाम पे आपको दे दिया x+1, ठीक है ना, और फिर सामने वाला पूछता है नेचर क्या होगी, नेचर क्या होगी। तो हमें पता है कि फंक्शन में एन से एन है, मैपिंग बनाओ, मैपिंग का मतलब ये होता है, ये इस तरह से गोला भरना होता है, ये मैपिंग है। अब हमारे को पता है ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, हम इसके बीच में फंक्शन टांग देते हैं अपना कौन सा x+1, ठीक है। अब ये क्या लिखा है एन, सबसे पहले ये होता है डोमेन, ठीक है, और ये रेंज नहीं होता, ये होता है डोमेन और ये होता है को डोमेन, पहले इसको समझो, ये डोमेन ये को डोमेन, ठीक है। दोनों सरकार ने दिए हैं, दोनों हमेशा सरकार देती है, आपको कुछ नहीं करना, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो यहाँ आप नेचुरल नंबर लिखोगे, यहाँ क्योंकि डोमेन इधर होगा और कोडोमेन इधर होगा, वहां पे भी नेचुरल नंबर लिखोगे। अब आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से 2 3 4 5 6 ऐसे डैश डैश करके छोड़ दो इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो नेचुरल नंबर लिखा है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डैश डैश करके छोड़ दो। बस आपका काम है ऐसे लिख देना। लिखने के बाद क्या करना है, आपका x जो होगा ना वो सबसे पहले कौन उठेगा, 1 1 जाएगा फंक्शन में, तो 1+1 माने
2, तो 1 का तीर किसके लग जाएगा, 2 के। फिर 2 जाएगा, 2 + 1 तीर किसको लग जाएगा, 3 को। 3 + 1 4 को, 4 + 1 5 को, 5 + 1 6 को, 6 + 1 7 को। तो आप देखो जरा, लाइन के अंदर तीर लगते जा रहे हैं। क्या एक तीर एक को लग रहा है? अगर एक तीर एक को लग रहा है तो आप बोल दोगे तुरंत कैसा है फंक्शन, 1 to 1 है। लेकिन देखो जरा, क्या बी की साइड में कोई ऐसा बंदा जो फड़फड़ा गया, चलो मेरे को तीर नहीं लगा, कौन सा बंदा है? हाँ, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अरे यार इस 1 के तो तीर ही नहीं लगा। जैसे ही 1 के तीर नहीं लगा, आप तुरंत गा दोगे साहब फंक्शन तो इनटू है, 1 to 1 इनटू फंक्शन है सर, कोई चॉइस ही नहीं है, क्या कर सकते थे। तो अब जैसे ही आपने एन से एन देखा, इस वाले मेथड पे आओ, बाय मैपिंग, ये मैपिंग मेथड है ना, ये मैपिंग मेथड, ये बहुत काम की चीज है जो सीख रहे हैं आप, राइट है। तो ये फंक्शन इज 1 to 1 इनटू फंक्शन, है ना। बस आज के दिन पे अपन इतना ही करते हैं, कल वापस से मिलते हैं, तब दोबारा इससे आगे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज के दिन पे अपन ने स्टार्ट कर दिया, अब अपन बहुत तेजी से खत्म करने की तरफ है, 3 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा मान लो आप, ठीक है। चलिए सब, लेकिन आप तैयारी करके रखिएगा।